सो गाय जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, सी हाउ एक स्ट्रेंज एंशिएंट प्लेस पे आ चुका था जहाँ पे उसे पास्ट के रेमिनेंट्स देखने को मिलते हैं। और तभी सिया को एक अननोन आवाज़ आती है जिसका पीछा करते हुए वो एक इमॉर्टल मैंशन जैसे बिल्डिंग में पहुँच चुका था जहाँ पे उसे एक वुमेन देखने को मिलती है। पर वो जो वुमेन थी वो उसकी कुछ इम्प्रिंट वहाँ बची होती है और वो सिया से बात करती है और उसे वाइन पीने के लिए इनवाइट करती है। पर यहाँ पे फ़िलहाल सिया के मन में काफ़ी सारे सवाल चल रहे थे और वो उस वुमेन से पूछता है कि आखिर वो कहाँ पे है। तो वो बड़े कामली उसे रिप्लाई करती है, आफ्टर लाइफ रीइंकार्नेशन। अब आगे इधर ये सुन सिया तो मानो अपना सुध बुद्धि खो चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहीं सिया जो था भले ही बाहर से खुद को काफ़ी शांत दिखा रहा होता है पर अंदर ही अंदर उसके मन में काफ़ी हलचल चल रही थी। वो काफ़ी हैरान था और वो पूछता है, क्या मैं मर गया और क्या मैं अभी मरने के बाद की जो लाइफ होती है उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। वो मैंने उसे अप्लाई करती है कि ऐसा नहीं है, पर हाँ अभी के लिए तुम मॉडल वर्ल्ड में नहीं हो। और यार यहाँ पे जो थे टाइम लाइन वो काफ़ी डिफरेंट है। जो शीशा होता है अपना वापस उस लेडी से पूछता है और वो यार उसके थ्रू रीइंकार्नेशन के ट्रू मीनिंग को जानना चाहता था। और वो उसे फर्दर पूछता है, तो क्या मैं अभी रीइंकार्नेशन को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और क्या मैं सच में मर गया। क्योंकि जैसे ही उस लेडी ने कहा कि सीओ जो था अभी मॉडल वर्ल्ड में नहीं है, सीओ काफ़ी शॉक हो चुका था और वो अपनी बॉडी को देखने लगता है पर सब कुछ नॉर्मल था पहले की तरह। तो वो बताती है कि रीइंकार्नेशन जो तुम सोच रहे हो सिर्फ वही नहीं है, क्योंकि इसे ट्रूली डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये बहुत टाइप्स की होती है। जैसे कि यार अगर कोई शॉर्ट पीरियड के लिए उसे कुछ रियलाइज होता है या वो खुद से कुछ कंप्लेंट करता है, जो कि कल्टिवेटर के साथ अक्सर ऐसा हुआ करता है, तो वो भी एक टाइप की रीइंकार्नेशन ही होती है। और रीइंकार्नेशन सिर्फ मरने के बाद की लाइफ नहीं है। कई कल्टिवेटर तो 100 सालों तक एक ही प्लेस पे बिना हिले डुले मेडिटेशन में होते हैं, बिल्कुल मानो एक मूर्त के जैसे। वो भी एक तरह से रीइंकार्नेशन में ही होते हैं, मतलब एक तरह से उसको भी रीइंकार्नेशन ही बोल सकते हैं। चीज़ा बोलता है, तो क्या कुछ लोग जो कि ऑलरेडी मॉर्टल वर्ल्ड में अपनी ह्यूमन बॉडी को छोड़कर जो उनकी सोल है वो दूसरे एंशिएंट रेल में जा चुकी, तो क्या वो भी एक तरह से रीइंकार्नेशन ही होता है। वुमेन रिप्लाई करती कि हाँ वो भी एक तरह से रीइंकार्नेशन ही है। तो सीधा फर्दर मुझसे पूछता है कि क्या अपने प्रीवियस लाइफ की जो मतलब मेमोरी है उसके साथ अगर वापस को रिवाइव होता है तो क्या वो भी रीइंकार्नेशन ही होती है या उसे माना जाएगा। इस बात पर जो वुमेन होती है वो सीधा को कुछ क्लियर आंसर नहीं देती और अब बोलती है रीइंकार्नेशन एक रिलेटिव टर्म है। सारी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हैं, जो इवेंट हैं वो सब रिवर ऑफ टाइम से कनेक्टेड है और हर एक चीज़ जो होती है वो एक तरह से रीइंकार्नेशन ही है। यहाँ पे जो वुमेन होती है फिलहाल सीओ के बात को टालते हुए उसे फिर से वाइन जो थी पीने के लिए इंसिस्ट करती है। तो सीओ होता है उस वाइन को देखता है, वहाँ से यार काफ़ी सारा था इमॉर्टल मिस्ट निकल रहा होता है। देखने से ही मालूम चल रहा था कि ये वाइन जो था वो कितना प्रीशियस होगा। सीओ जैसे इस अपॉर्चुनिटी के लिए उस वुमेन को थैंक्स बोलता है और वो रिप्लाई करती है कि सही कहा, जो ये वाइन सच में काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इवन मैं अब तक इस वाइन के कारण ही जिंदा मतलब फ़िलहाल यहाँ पे मौजूद हूँ। और पास्ट में जब इस वाइन को बनाया गया था जो तुम देख पा रहे हो, जो ये जार भर के हैं, बस इतना ही वाइन जो था फर्मेंट किया गया था। और जिस पर्सन ने इस वाइन को बनाया है तुम उसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते कि वो कितने ग्रेट हैं। इतना बोलती है जो वुमेन होती है वो थोड़ा सा सरप्राइज लुक मतलब थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और वो खुद में बोलती है कि यार ये मैंने क्यों बोल दिया, मैं तो ऑलरेडी काफ़ी कुछ भूल चुकी हूँ, मैं तो एक डैमेज इम्प्रिंट हूँ। और वो पर्सन वो कौन है। फिलहाल वो अपने जो वुमेन थी अपने ही बातों में उलझी रहती है। तो इधर जो सीजा होता है वापस उसे पूछता है कि क्या इस वाइन को पीने के बाद वो डायरेक्टली इमॉर्टल वे ब्रेक थ्रू कर लेगा। ये सुन जो वुमेन थी वो सीजा को एक लुक देते हुए बोलती है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो और कभी कभी ज़्यादा जानना हार्मफुल भी हो सकता है। वैसे तुम्हें फ्यूचर में खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हें कितने सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। ये सुन जो अब सीजा था फिर से उस लेडी को थैंक्स बोल उस वाइन को उठाता है पीने के लिए। पर जैसे यार जो सीजा था उस वाइन कप को टच करता है एक क्रिस्टल क्लियर साउंड आती है जो सुनने में काफ़ी मधुर पीसफुल थी। पर तभी सीजा काफ़ी ज़्यादा और शौक हो जाता है क्योंकि यार जो वाइन होती है उस कप के अंदर मानो रिवाइव हो गई हो। उस कप के अंदर जो वाइन थी मानो उसके अंदर यार जो कई सारे छोटे छोटे फिगर जो थे वो मतलब वहाँ पे अपिन होने लग जाते हैं। वो कभी स्वॉर्ड में चेंज हो जाते हैं तो कभी दाव बेल्स। और वहाँ पे काफ़ी सारे छोटे मतलब एंशिएंट बीस्ट जो थे एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। मानो कि जो वाइन लिक्विड थी वो एक मिनिएचर वर्ल्ड फॉर्म कर ली हो और उसी वाइन लिक्विड से जो सारे फिगर थे वो बनकर एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं।
अच्छा है गाइज, आप सभी अभी के लिए अपने स्क्रीन पे मतलब वो देख सकते हो। बिल्कुल वैसा ही कुछ जो था उस कप के अंदर उस वाइन लिक्विड में हो रहा था। वहीं वो लेडी जो होती है बोलती है, देखा तुमने ये वाइन कितनी प्रीशियस है। फिलहाल शिवा भी अचंभित होकर उसी वुमेन को देख रहा था। तो वह उसे बोलती है, तुम वाइन पियो, आगे तुम खुद ही समझ जाओगे। फिलहाल शिवा जो था एक सिप लेता है और जैसे ही उसके माउथ में जो वाइन थी वो एंटर करती है, मानो एक ब्लैक स्पीयर और कई सारे वेपन उसके माउथ में एंटर कर गए हों। साथ ही वहाँ पे उसे दाव स्क्रिप्चर की साउंड सुनाई देती है। शिवा इस बात से काफ़ी हैरान हो जाता है और न जाने कितने टाइम बाद वो इस फीलिंग से बाहर आता है और वो काफ़ी सरप्राइज और एक्साइटेड था। वापस से जो था एक और सिप लेता है। इस बार थे वो कई सारे दाव बेल्स अपीयर होते हैं और दाव साउंड गूंजती है। वो तीसरा सिप लेता है और इस बार एक गोल्डन सीड अपीयर होती है जो कि हेवन और अर्थ के एसेंस को एब्जॉर्ब कर रहा था और उसके आसपास इमॉर्टल एनर्जी होती है। शिवा बोलता है, क्या ये पास्ट रा के सारे दाव मेथड और टेक्निक हैं, और क्या वो गोल्डन सीड इमॉर्टल सीड थी, और क्या ये सब सच में लास्ट इरा के कल्टिवेशन मेथड और टेक्निक है। फिलहाल शिवा ये सब सोचकर शौक और हैरान हुए जा रहा था कि जिसने भी यार इस वाइन को बनाया होगा वो सच में क्या ही एक्सपर्ट होगा, जो पूरे के पूरे लास्ट ग्रेट इरा के सारे दाव मेथड, कल्टीवेशन टेक्निक, नेचुरल लॉ सबको यार इस वाइन में कन्वर्ट कर दिया था। वहीं शिवा अब काफ़ी एक्साइटेड होते हुए इस वुमेन से पूछता है, क्या अगर मैं सारा वाइन जो था उसको पी लूँगा तो क्या मैं लास्ट इरा के जो सारे इनहेरिटेंस है उसको ऑब्टेन कर लूँगा। तो जो वुमेन थी वो थोड़ा सा रिप्लाई करती है शिवा को, बट फिलहाल जो उसकी इमोशन थी और एक्सप्रेशन थोड़ा सा सैड हो जाता है और अब बोलती है कि हमारे इरा के जो सारे इनहेरिटेंस हैं अगर तुम उसको ऑब्टेन भी कर पाए, फिर भी जब तक तुम एक डिफरेंट न्यू मेथड नहीं बनाते, एक डिफरेंट पाथ को नहीं क्रिएट करते, इन सब का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये जो सारे इनहेरिटेंस हैं किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि हम सब ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। और यहाँ पे हमसे लास्ट और यहाँ से गाइज हमसे उसका मतलब था लास्ट ग्रेट इरा के जो टॉप पावरफुल एक्सपर्ट थे वो उनकी बात कर रही थी, जो सारे मारे गए थे। क्योंकि अभी जो था सियाह अगर न्यू मेथड और डिफरेंट पाथ क्रिएट नहीं करेगा तो जो सारे पुराने इनहेरिटेंस हैं यार उसको एनिमी वाले ऑलरेडी जानते हैं, तो फिर से सेम ही चीज़ रिपीट होने वाली है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। और वो बताती है कि अगर तुम बिल्कुल डिफरेंट एक न्यू पाथ को खुद क्रिएट कर लेते हो तो ये जो सारी इनहेरिटेंस है तभी तुम्हारे काम आएगी। और गाइज आगे चलकर जो सीईओ था वो खुद का ही एक कल्टीवेशन टेक्निक जो था मेथड वो क्रिएट करने वाला है, और उसी की हेल्प से यार वो जो अपना सीईओ था वो इमॉर्टल हेवनली एम्पर लेवल पर ब्रेक थ्रू करेगा। खैर इधर सीईओ ज़्यादा फिलहाल सोचता नहीं और वो उस वाइन को पीने लगता है। उस वाइन को फिनिश करने में न जाने कई दिन लग जाते हैं और यार हर एक शिप के साथ उसे काफ़ी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। लास्टली कुछ दिनों बाद जो सीईओ था उस स्टेट से खुद को बाहर आता है और उस वाइन को अब वो कम्प्लीटली फिनिश कर चुका था। यह देख जो वुमेन थी ये क्राफ्टी स्माइल के साथ बोलती है, नॉट बैड, तुमने सच में पूरा फिनिश कर दिया। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं भी अब तक वो मतलब उसकी बॉडी फटकर वो मर जाता। इधर ये सुन सीईओ का शक्ल एकदम से उतर जाता है और वो मतलब उसका रिएक्शन देखने लायक था। वही वो फर्दर बोलती है, तुमने ये कप ऑफ वाइन जो पी तुमने ऑलरेडी पूरे ग्रेट एंशिएंट इरा को विटनेस कर लिया। पर फिलहाल सीईओ की नज़र जो होती है उस टेबल पर रखे वाइन पर जाती है। ये देख वो मतलब जो सीईओ था वो उसको क्लिक देते हुए बोलती है, वैसे तुम हो तो काफ़ी एक्सेप्शनल, तुम चाहो तो देखने का ट्राई कर सकते हो अगर तुमने उस जार को मूव कर दिया। तो ये सुन जो सीईओ था काफ़ी एक्साइट होते हुए बोलता है, क्या होगा अगर मैं उस जार को हिला पाया तो वो बोलती है, अगर तुमने सच में उस जार को मूव कर दिया तो काफ़ी सारे ऐसे इवेंट अकर होंगे जिसका प्रभाव काफ़ी डीप और मिस्टीरियस होगा। फिलहाल सीईओ जो था उस वाइन जार को एक लुक देता है और फिर उस वुमेन के आंखों में देख रहा था ताकि वहाँ से उसे कुछ हिंट मिल सके। पर जो वुमेन होती है काफ़ी काल्म होती है, मानो जैसे उसके अंदर कोई इमोशन ही ना हो। सीईओ था यार खुद को मतलब सीईओ को ऐसे घूरते हुए देख बोलती है, तुमने क्या एक्सपीरियंस किया अभी उस वाइन को पीकर। सीईओ बोलता है, पास्ट के ट्रेमेंडस इवेंट मिस्टीरियस। जब सीईओ अपनी आंखें बंद कर वापस उस सब चीज़ को रिकॉल करता है तो यार उसे वही सारे जो पगोडा थे, दाव बेल स्पीयर, वॉर इवेंट सब उसके मानो मन में चल रहा होता है, उसे वो वापस मतलब देख सकता था। पर अचानक उसका एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाता है क्योंकि धीरे धीरे जो सारे मेमोरीज थे सीईओ भूलने लगता है और वो अब चाहे कितना भी रिकॉल करने की कोशिश करता है उसे वो याद ही नहीं आ रहा था। ये देख जो सीईओ था काफ़ी हैरान हो जाता है। वहीं वो वुमेन रिप्लाई करती है,
तुम भले ही पूरे पास्ट के सारे इनहेरिटेंस को ऑब्टेन कर लिए, पर जब तक तुम उस जंजीर को ब्रेक कर खुद अपने पैरों पे खड़े नहीं होते, अगर जहाँ पे उस वुमेन का मतलब था कि शिवा अगर पास्ट के सारे जो टेक्निक है, दाव मेथड, जो भी नॉलेज है, उनको छोड़कर खुद अब एक नया पाथ कार्व नहीं करेगा, मतलब बिल्कुल एक नया डिफरेंट पाथ को इस्टेब्लिश नहीं करेगा, तो भले ही वो पूरे जो लास्ट ग्रेट इरा के इनहेरिटेंस है उसको ऑब्टेन ही क्यों ना कर ले, किसी काम का नहीं उसे आने वाला। अगर वो ऐसा कर पाया तभी जो पास्ट की सारी चीज़ें हैं वो उसका कोई मतलब ही रहेगा, और वो सीईओ का मतलब, और वो सीईओ के आगे काम भी आएगी। नहीं तो अगर सीईओ अभी अपने पहले के नॉलेज और उनके मेथड को छोड़कर खुद का एक न्यू थॉट, न्यू कल्टिवेशन सिस्टम या कोई न्यू पाथ को काम नहीं करेगा या नहीं बना पाया, तो भले ही यार वो चाहे तो एंशिएंट इरा के सारे मेथड और टेक्निक को ऑब्टेन ही क्यों ना कर ले, फिर भी वो एनिमी से हार ही जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी जो सारे मतलब ग्रेट इरा के टेक्निक, एंशिएंट मतलब मेथड, नॉलेज, जो सारे चीज़ें थे उन सबको उन लोगों ने जान लिया है। तो यार उन्हें डिफीट करने के लिए बिल्कुल कुछ हटके एकदम नया करना होगा, जिसके बारे में आज तक कोई सोचा भी नहीं होगा, ना कभी किसी ने देखा होगा। तभी यार सीईओ का पास चांस होगा कि वो अपने वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सकता है। और शब्दों में कहूँ तो गाइज, अभी तक के स्टेज में भी आपने देखा होगा विलो गॉड भी सीईओ को यही बात बोलते आ रही है, क्योंकि यार ऐसा है कि अगर आपके एनिमी को आपके सारे ट्रिक और मेथड के बारे में पता होगा तो यार आप कितना भी कुछ कर लो, आप उसे कभी नहीं हरा पाओगे, क्योंकि एनिमी जो था आपसे पावरफुल है, और ऊपर से वो आपके बारे में सब कुछ जानता है कि आप कब कैसे कौन से मेथड को यूज करने वाले हो या कैसे कुछ करने वाले हो। तो ऐसे में मतलब आप उसे कैसे हरा पाओगे। और ऐसे में बस एक ही रास्ता बचता है कि यार बिल्कुल आप एकदम से कुछ हटके करो, तो जिसके बारे में यार जो आपका एनिमी है उसको भी अंदाज़ा ना हो, तभी जाकर आप मतलब जीत सकते हो या अपने एनिमी को चौंका कर मतलब उसे डिफीट कर सकते हो। वहीं जो ये सारी बात होती है वो सीईओ को मतलब वुमेन समझा रही थी। वहीं सीईओ भी यार इस बात को कई बार सुन चुका था कि अब उसे खुद ही मतलब जो था मतलब खुद पर रिलाई होकर खुद कुछ करना होगा, एक डिफरेंट पाथ को क्रिएट करना होगा, तो ही वो जीत सकता है। इधर काफ़ी मतलब एक्स्ट्रा बकचोदी हो गया, स्टोरी पे वापस आते हैं। जैसे यार जो सीईओ था उस जार को टच करने के लिए आगे बढ़ता है, वो जो वुमेन होती है वो सीईओ को मतलब रोक देती है। ये देख सीईओ पूछता है क्या ये मतलब मुझे अलाउ नहीं है, तो वो जो वुमेन थी रिप्लाई करती है तुम टच कर सकते हो, पर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अगर तुम उसके क्वालिफिकेशन को भी फुलफिल ना कर पाए तो उस जार को टच करते ही तुम राख बन जाओगे, क्योंकि उसे टच करते ही ऐसी काफ़ी सारी जो इवेंट होगी जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। सोच लो, क्या तुम रेडी हो? सीईओ बोलता है यार ऐसे ना वैसे मेरे लिए रेडी है, और अगर मैं उस जार को टच करने के भी लायक नहीं हूँ तो फिर भला मैं आने वाले बैटल में सर्वाइव भी कैसे कर पाऊँगा। वो बोलती है तुम नहीं जानते, पर अगर तुम इसके लिए क्वालिफाई भी कर गए फिर भी ये और भी ज़्यादा जो था मुश्किल होने वाला है। इसके काफ़ी टेरिफाइंग परिणाम हो सकते हैं और बचने का कोई रास्ता नहीं। हाँ, पर अगर हम इंटरफेयर करें तो शायद एक रास्ता बन सकता है, और अगर सच में कोई रास्ता होता तो डेफिनेटली कितना अच्छा होता। फिलहाल जो ये लाइन होती है वुमेन मतलब अनजाने में ही मतलब अपने मन में ऐसे बड़बड़ा रही होती है। फिलहाल जो सीईओ होता है यार ये सुन सब काफ़ी शौक हो जाता है, और वो सोचता है कि यार ऐसे न वैसे वो तो उसका डेड ही मतलब ऐसे न वैसे ये तो डेड एंड ही है। और वो वापस बोलता है क्या अगर मैं बच गया तो मुझे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। तो वो रिप्लाई करती है अगर तुम बच गए तभी तुम इस ग्रेट इरा के डिजास्टर से बच सकते हो। ये सुन फिर जो सीईओ था काफ़ी शौक हो जाता है, और वो बोलता है क्या ये इरा भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर वो रिप्लाई करते हैं कि अगर तुम सच में बच गए तो ही तुम इस इरा के डिजास्टर को बचा सकते हो। क्या तुम अपना मन बना चुके हो? फिलहाल जो सीईओ होता है मुंडी हाँ में हिलाता है। तो ये देख जो वुमेन होती है वो सीईओ को आगे बढ़ने देती है। और इधर अब जैसे उस वाइन के जार को टच करता है सीईओ की बॉडी कांपने लगती है, उसका माइंड एकदम से ब्लैंक हो जाता है, उसकी सोल ट्रेम्बल करने लग जाती है। इवन जो वो जार था वो भी हिलने लगता है, और वहीं काफ़ी भयंकर बिजली कड़कने लग जाती है और काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आती है। ऐसा लगा था यार मानो जैसे कोई सन जो था एकदम से एक्सप्लोड कर गया हो। सीईओ की जो हाथ थी वो धीरे धीरे कर उसमें क्रैक आने लग जाते हैं। सीईओ काफ़ी दर्द होता है और वह दर्द में चिल्लाता है, पर तभी उस जार से क्योटिक मिस्ट निकलती है और सीईओ की बॉडी स्टेबल होने लग जाती है, और जो सारी बिजलियाँ और नॉइज होती है जो सब जो थे एकदम से शांत हो जाते हैं। आसमान पूरा साफ होने लग जाता है, और फिर सीईओ खासकर उस वाइन जार को पकड़ लेता है और एक झटके में जो वाइन था उसको पीने लगता है। वहीं उस वुमेन का रिएक्शन तो काफ़ी स्पीचलेस था, क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसा तो कुछ भी शॉकिंग और ट्रेमेंडस इवेंट नहीं हुआ। वहीं सीईओ भी उसकी तरफ देखते हुए
यही इशारा करता है, पर वो कुछ बोलती नहीं। वही सिंह भी यार फिलहाल इन सब पे ध्यान नहीं देते हुए उस वाइन को पीने लगता है। फिर से वही सारे दाव बेल्स, पगोड़ा, वॉर स्पीयर, ये सब उसके मुंह में एंटर करते हैं और सिंह उसी को एक्सपीरियंस करने लगता है। तो अभी अचानक से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। ये सुन सिंह और वह वुमेन दोनों ही काफ़ी चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके अलावा और कोई भी नहीं होता है। वही जो वुमेन होती है वो भी यार अभी के लिए उस आवाज़ या उस हंसी को सेंस नहीं कर पा रही थी। वही सिंह भी यार उस आवाज़ को सेंस नहीं कर पा रहा था कि वो आखिर आ कहाँ से रहा है। वहीं फिर से वो जो हंसने की आवाज़ थी आती है, और वो वुमेन जो थी इस पर काफ़ी सीरियस हो जाती है और अब बोलती है वो आ रहा है। इस वक्त उस वुमेन का एक्सप्रेशन काफ़ी सीरियस और ग्रेव होता है, और तभी उसके फोरहेड के बीचों बीच एक वर्टिकल आई अपीयर होती है, और वहाँ से एक डिवाइन लाइट शूट होता है जो मानो एंडलेस कॉस्मोस को चीरते हुए आगे बढ़ती है। तभी उनके सामने वर्ड में एक क्रैक होता है और वहाँ पे एक फिगर अपीयर होता है, और वो सिंह को देख बोलता है, फाइनली तुम्हें मैंने ढूंढ ही लिया। ये सुन जो यार सिंह था उसको तो एकदम से गूज़बम्प्स आने लगते हैं। वो जान गया था कि यार ये बंदा जो भी है, जो पर्सन जो भी है, काफ़ी मिस्टीरियस और टेरिफाइंग है। और तभी जो वुमेन होती है बताती है कि ये एक्चुअली में यहाँ पे अपीयर नहीं हुआ है, बल्कि ये उसकी एक डिवाइन अवेयरनेस है जो यहाँ पे अपीयर हुई है, और जो उसकी रियल बॉडी है वो एक्चुअली में पास्ट में है। सिंह यार ये सुन सब मतलब मानो उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। उसे यार यकीन नहीं हो रहा था, और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि क्या पास्ट में आखिर कौन है ये बंदा, और कोई एंडलेस पास्ट से उसे ढूंढने के लिए मतलब उसे ढूंढते हुए यहाँ पे आया है। और वो जो कोई भी है काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि यार उसके देख कर बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। तो वहीं जो वुमेन होती है वो उस फिगर से बोलती है, तुम्हारा ओरिजिनल बॉडी स्टिल एंडलेस पास्ट में है, और तुम सब इतने नीचे गिर गए कि एक छोटे से बच्चों को मारने के लिए यहाँ तक आ गए, इस हद तक गिर गए। अभी तुम सब हेवन के कर्मा छेड़छाड़ कर तुम्हें डर नहीं है कि हेवनली कर्मा के बैक स्लैश से तुम सब बच नहीं पाओगे। गाइस यहाँ पे सीधा कहूँ तो कोई एनिमी वर्ल्ड से यहाँ पे सीओ को मारने के लिए यहाँ पे आया था, वो भी रिवर ऑफ टाइम को क्रॉस कर पास्ट से। यहाँ पे गाइस जो सीओ को मतलब जो वुमेन थी वो बच्चा बोल रही थी, क्योंकि सीओ अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुँचा था जहाँ पे यार वो उन सारे एनिमी से फाइट कर सके, उस लेवल के एनिमी से फाइट कर सके। पर जो यार वो बंदा होता मिस्टीरियस पर्सन जो अपीयर हुआ था, फ्यूचर में सीओ उनके लिए खतरा ना बन जाए, इसलिए पास्ट में आकर उसे वो मारने के लिए यहाँ पे आया होता है। सीओ जानता था कि यार ये जो भी पर्सन है अभी चाहे तो उसको एक अपने थॉट से ही सीओ को मार सकता है। सीओ यार काफ़ी ज़्यादा हैरान और काफ़ी स्पीचलेस था इन सब को देखकर। वहीं जो वुमेन होती है उस फिगर से बोलती है, तुम जो ये कर रहे हो उसका काफ़ी भयंकर प्राइस तुम सबको पे करना होगा। तो वो बोलता है, तुम सब काफ़ी इमेच्योर हो, तुम सब के लिए टाइम एक लॉन्ग रिवर है जो हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहता है, और तुम सब डरते हो कि तुम अगर इसके खिलाफ गए तो इसके लॉ को ब्रेक कर दोगे, जिसके कारण कर्मा से इफेक्ट होकर तुम सब मारे जाओगे। पर मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है, टाइम बस मेरे लिए एक रिंग के जैसा है, ना कि लॉन्ग रिवर के जैसा, वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। गाइस यहाँ पे इसका मतलब था कि यार जो टाइम होता है वो तो ऑलरेडी हमेशा आगे की ओर बढ़ता है, और वो हमेशा निरंतर चलते ही रहता है, और कोई भी अपने बीते हुए पास्ट में नहीं जा सकता। नहीं तो यार हेवेंस के नियम के खिलाफ जाना मतलब वो पक्का मारा जाएगा। पर वो हेवेंस को भी नहीं मानता जो बंदा फिलहाल आया था, और टाइम जो था वो उसके एक एंटिटी के समान है जिसको वो चाहे तो अपनी मर्जी से मतलब अपने फ़ायदे के लिए यूज कर सकता था। मतलब उसके टाइम डोमेन के लॉ के साथ वो छेड़छाड़ कर सकता था, और तो और वो हेवन के प्रकोप से नहीं डरता था। हालांकि टाइम के साथ छेड़छाड़ करने पर उसका इफेक्ट तो मतलब उसे होगा ही, और उसके लिए उसे प्राइस तो पे करना ही होगा। पर वो उतना ही बड़ा नहीं था जितना कि मतलब वो पे ना कर पाए। ऐसा जो बंदा था फिलहाल मतलब इस वुमेन को बोलता है। ये सुन जो वुमेन थी वो बोलती है, तुम्हें लगता है कि तुम चाहे तो टाइम के साइकिल से छेड़छाड़ कर सकते हो, और इस यूथ को जो कि फिलहाल अभी तक ठीक से मेच्योर भी नहीं हुआ है उसे मार दोगे। कहीं तुमसे डर तो नहीं गए कि ये यूथ तुम सबका काल बनेगा। ये सुन जो वुमेन होती है मतलब ये सुन जो बंदा था वो गुस्से में रिप्लाई करते हुए बोलता है, ये तो बस एक कीड़ा है, पर जबकि मैं ऑलरेडी एंडलेस पास्ट में हूँ और मुझे कुछ भविष्यवाणियाँ दिखी हैं। गाइस बिल्कुल यहाँ पे यार डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह जैसा ही था, जैसा कि यार आपने इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि आने वाले फ्यूचर को डॉक्टर स्ट्रेंज मतलब पहले ही देख लेता है, जहाँ पे कि यार उन लोगों के जीतने के चांस कितनी मतलब पॉसिबिलिटी होती है। कुछ वैसा ही जो भविष्यवाणियाँ था मतलब उस पर्सन ने देखा था, जिस कारण गाइस जो वो मतलब बंदा था वो सीओ को मारने के लिए यहाँ पर आया होता है।
जो वुमेन होती है थोड़ा सा मतलब गुस्से में रिप्लाई करती है कि तुम्हें डर नहीं है कि जैसे तुम टाइम को क्रॉस कर पास्ट में इसे मारने आए हो, वैसे ही इस यूथ को कोई बचाने के लिए फ्यूचर से यहाँ आ सकता है, तब तुम क्या करोगे? तुम्हें डर नहीं है कि तुम मारे जाओगे? ये सुन जो पर्सन था वो एरोगेंटली रिप्लाई करता है, इस बच्चे का कोई रिलेटिव जो फ्यूचर से आए, तुम्हें क्या लगता है? और मान लो कि अगर कोई ऐसा मतलब पॉसिबिलिटी ठीक है होगा भी, और मतलब कोई आया भी, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसे ही मार दूंगा, भला वो कितना ही पावरफुल होगा। ये सुन जो वुमेन थी वो बोलती है, तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही आंक रहे हो। क्या लगता है कि जो पर्सन फ्यूचर से रिवर ऑफ टाइम को क्रॉस कर आएगा, क्या तुम उसे हरा पाओगे? क्या वो इतना मतलब कमज़ोर होगा? तो यार वो मतलब मिस्टीरियस पर्सन था, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता और उसका एक्सप्रेशन काफ़ी सीरियस हो जाता है और वो सियाह की तरफ अपना एक हाथ जो था वो आगे बढ़ाते हुए उस पर मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक पर्सन वो थी मतलब वहाँ पे अपीयर होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वॉइड वापस से मतलब उस वहाँ पे क्रैक होता है और एक पर्सन फिर से वहाँ पे अपीयर होती है। वो एक वुमेन होती है जो एक काफ़ी सुंदर थी और उसका चेहरा एक मास्क से ढका था। ये देख जो बंदा था वो सरप्राइज में बोलता है, सच में कोई आ गया? इधर जो वुमेन जो कि फ़िलहाल अभी के लिए अपीयर हुई थी, एक वाइट कपड़ों में मतलब होती है, जो मानो एक गॉडेस के समान लग रही होती है, पर उसके फेस को कोई भी ठीक से जो था वो फ़िलहाल नहीं देख पा रहा था। वहीं उसे देख जो वो मिस्टीरियस बंदा था वो तो काफ़ी सरप्राइज होता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि यार कोई सच में यहाँ पे फ्यूचर से आ जाएगा। वहीं सीओ था उस वाइट फेरी को देख मानो खुश भी था पर साथ ही सैड भी, क्योंकि यार उसे फिर से वो सारे जो थे इवेंट याद आने लगते हैं जो कि यार उसको विलो गॉड की हेल्प से मतलब फ्यूचर में देखने को मिला था कि कैसे यार वो फ्यूचर में अकेले खड़ा है, उसके साथ उसका देने वाला कोई नहीं बचा, पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है और वह भले काफ़ी पावरफुल बन चुका था, पर इसका क्या फ़ायदा जब वो किसी को प्रोटेक्ट ही ना कर पाया। अकेले डिवाइन दाव के पीक पे खड़ा, लम्हा तनहा एकदम अकेले खड़ा और उसके पीछे एक ब्लैक विलो ट्री जो कि मर चुकी है। ये सब सोच कर यार अंदर से जो सीजा था मानो अभी के लिए काफ़ी पेन फील करता है। वही जो सीजा होता है उस वाइट क्लॉथ लेडी को देख जो कि फिलहाल अभी के लिए अपीयर हुई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यार वो है कौन, क्या सच में सीधा था उसका कोई उससे रिलेशन है और फ्यूचर में क्या वो उस लेडी से मिल पाएगा। फिलहाल उस वुमेन की जो मास्क होती है वो काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी थी, क्योंकि सिहा हो या वो पास्ट से आया पर्सन या वो वुमेन जो सिहा के बगल में थी, कोई भी उस वाइट क्लॉथ वुमेन के रियल फेस को नहीं देख पा रहा था। वहीं अब उसकी मास्क जो होती है वो ब्रोंज मटेरियल से बनी थी। उसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो स्माइल कर रही है, पर फिर देखने पर ऐसा लगता जैसे वो रो रही है। मतलब यार उस मास्क को हर एक बार देखने पर उस पे मिक्स इमोशन देखने को मिल रहे होते हैं। वही अब उसकी मास्क एकदम से अपना शेप चेंज करते हुए एक एंशिएंट पगोडा का शेप ले लेती है, फिर वापस से चेंज करते हुए एक स्वॉर्ड का, तो फिर ऐसे ही करते हुए काफ़ी सारे एंशिएंट आर्टिफैक्ट और वेपन का, और लास्टली वो फिर से एक मास्क बन जाती है। इधर ये देख जो पास्ट से आया बंदा होता है बोलता है, क्या तुम यहाँ पे आकर इसे बस शो ऑफ करना चाहती हो? फिलहाल जो वाइट क्लॉथ वुमेन होती है वो कुछ भी नहीं बोलती और सिर्फ सिहा को ही देख रही थी। वो वुमेन जो कि सिहा के बगल में थी, इवन वो जो मिस्ट्रेस बंदा था वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि यार उस वाइट क्लॉथ वुमेन की जो ऑरा थी वो काफ़ी अलग लेवल पर थी। वहीं अब वो बंदा हंसते हुए बोलता है, तुम सच में काफ़ी कॉन्फिडेंट हो और ऐसा एटीट्यूड, मुझे तो लगा था कि मेरे लेवल का ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है या फिर मेरे लिए कोई होगा ही नहीं। तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, उम्मीद है मैं तुम्हें जल्दी अपने पास रखूँगा। फिलहाल यार यहाँ पे जो मिस्ट्रेस बंदा होता है उस वाइट क्लॉथ वुमेन को अपने क्वीन बनाने की बात बोल रहा था, पर तभी उस वाइट क्लॉथ वुमेन की नज़र जो थी वो सियाह से हट के उस बंदे पे जाती है। पर अभी के लिए यार उसकी बॉडी से ऐसा जो ऑरा था रिलीज होता है और उसे फील कर, चाहे जो वो बंदा हो या सियाह हो या उसके बगल में जो वुमेन थी, सभी काफ़ी शॉक और स्पीचलेस हो जाते हैं। और वह ऑरा मानो एक एम्परर क्वीन की तरह काफ़ी फियर्स और टेरिफाइंग थी, क्योंकि जब वो सिया की तरफ देख रही थी तो मानो बिल्कुल एक गॉडेस के समान, एक बड़ी एकदम से उसका जो ऑरा था और जो उसका नज़रिया था वो बिल्कुल प्योर और काइंड होता है, मानो यार उसमें एक दर्द छिपा हो। पर जब वो उस मिस्टीरियस पर्सन को देखती है तो पल भर में जो उसकी ऑरा थी वो एकदम से चेंज हो जाती है और मानो वो एक फियर्सनेस डेथलेस क्वीन बन गई हो, और उसकी ऑरा में यार मानो एकदम डेथ गॉड का जो था वो एकदम से उसमें ऐसा झलक मतलब लग रहा था। यार अभी तक हमें उस वाइट क्लॉथ वुमेन के बारे में मतलब फ़िलहाल यहाँ बताया नहीं गया कि वो कौन है और उसका जो था उस सियाह से क्या रिलेशन है।
तुम सब यार शियाओ की फ्यूचर गर्लफ्रेंड मत समझ लेना उसे, क्योंकि वो जो भी थी विलो गॉड तो नहीं थी। वहीं अब जो मिस्टीरियस बंदा होता है किलिंग इंटेंट के साथ एक कोड लाफ देते हुए उस वुमेन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसके आगे बढ़ते हुए मानो सन, मून, स्टार्स सब एक्सप्लोर कर रहे हों। एक एंडलेस पास्ट की ऑरा और फियर्सनेस उसके साथ आगे बढ़ रही थी। वो बंदा एक पल में न जाने कितने सारे डिवाइन एबिलिटी को शो करता है। वही सिया और उसके बगल में जो वुमेन होती है, दोनों काफ़ी नर्वस होकर इस फाइट को देखने लगते हैं। वही दूसरी तरफ जो वाइट क्लॉथ वुमेन थी वो काफ़ी शांत होती है और अब जाकर वो थोड़ा सा मूव करती है। उसके मूव करते ही प्राइमल की एनर्जी रिलीज होती है और मानो ऐसा लग रहा था कि उसके साथ साथ पूरा यूनिवर्स मूव कर रहा हो, उसके साथ रेजोनेट कर रहा हो। इवन जो हेवनली दाव है वो भी उसके सामने मतलब झुककर उसे बो कर रही थी। इस टाइप के ऑरा और पावर को देख चाहे वो सीधा हो या फिर वो वुमेन, दोनों काफ़ी शौक हो जाते हैं। इस तरह वो वुमेन जब वो वाइट क्लॉथ वुमेन अपना एक मैजिकल हैंड इम्प्रिंट लॉन्च करती है और बोलती है ऑल ट्रांसफॉर्मेशन इमॉर्टल आर्ट। इस अटैक से जो वो मिस्टीरियस पर्सन अटैक किया था अपने थाउजेंड्स ऑफ डिवाइन एबिलिटी और टेक्निक को लॉन्च किया था, इसके सामने यार 1 इंच भी वो आगे नहीं बढ़ पाता और वहीं धूल बनकर गायब हो जाता है। ये देख तो वो पर्सन उसका तो होश ही उड़ जाता है। वही सियाओ अभी के लिए यार उस लेवल पे नहीं गया था कि वो इस टाइप के मिस्टीरियस पावर को समझ सके, पर वो काफ़ी शौक और स्पीचलेस था। वही सबसे ज़्यादा यार हैरान और शौक में तो वो वुमेन थी जो सियाओ के बगल में थी, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ों को जानती थी। और जब उसने उस वाइट कलर वुमेन को वो ऑल ट्रांसफॉर्मेशन इमॉर्टल आर्ट यूज करते देखा तो मानो उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि यार क्या सच में कोई उस लेवल पे जा सकता है। वहीं वो मिस्टीरियस पर्सन उसका भी कुछ सेम ही रिएक्शन होता है। उसे भी समझ नहीं आता कि यार क्या सच में कोई इतना पावरफुल हो सकता है जो उसके इतने सारे अटैक को बस अपने एक सिंपल से अटैक में हरा दे। भले ही वो ऑल ट्रांसफॉर्मेशन इमॉर्टल आर्ट देखने में सिंपल था, पर जो उसकी मिस्ट्री थी वो पर्सन समझ सकता था। और अब बोलता है क्या क्या तुमने ये मेथड खुद से क्रिएट किया है? क्योंकि यार ऐसा मेथड मैंने आज तक नहीं देखा, तुम सच में काफ़ी पावरफुल हो। और यार यहाँ पे जो बंदा था जो कि एंडलेस पार्ट से आया था वो ऑलरेडी कई सारे इरा से मतलब बिलोंग कर रहा था, तो वो अगर ऐसा कह रहा है तो डेफिनेटली जो वाइट क्लॉथ वुमेन थी वो कितना पावरफुल होगी। ये सोच जो था काफ़ी मतलब हैरान था। उस वाइट क्लॉथ वुमेन की जो ब्रॉन्ज मास्क होती है अब वो उसे मूव करती है और वो काफ़ी बड़ा सा स्क्रीन टाइप कुछ बन जाता है जो कि मानो पूरे वर्ल्ड को कवर कर लेती है। और वो मास्क अब आगे बढ़ती है उस मिस्टीरियस पर्सन पे अटैक करने के लिए, क्योंकि अब वो वाइट क्लॉथ वुमेन जो थी वो अटैकिंग मोड में आ गई थी। वही जो बंदा था वो भी अब पहले की तरह साथ नहीं रह पाता और वो भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वही यार ब्लिंक ऑफ आई में वो जो मास्क होती है काफ़ी मतलब बड़ी हो जाती है और इस पूरे जो बंदे था मतलब और उस बंदे को कवर कर डिफाइन करने लग जाती है। तभी जो पर्सन था वो काफ़ी जोर से चिल्लाता है और एक पाम से उस मास्क पर अटैक कर देता है। इवन अभी के लिए उसकी जो ट्रू बॉडी थी उसके कुछ पार्ट्स जो थे वो दिखाई देती हैं, जैसे कि यार उसकी जो एक मूंछ होती है जो कि काफ़ी स्ट्रेंज डार्क आर्मर से कवर थी। वहीं उसकी ग्रीन आंखें थी जहाँ से कि यार एक शॉर्ट लाइक जो रेडियंस था वो रिलीज होता है और उस मास्क से जाकर टकराती है। फिलहाल जो बंदा था अपने कई सारे टेक्निक और फिस्ट से उस मास्क पे अटैक करता है। वही जो यार मास्क होती है वो भी अब शाइन करती है और उस मास्क पे जो स्माइल होती है उसमें से यार एक आंसू उसमें यार एक आंसू छिपा था, मतलब वहाँ से एक ड्रॉप ऑफ टीयर जो थी वो नीचे गिरती है जो कि एक समुद्र का फॉर्म ले लेती है। और उस समुद्र में जो बंदा था या कहूँ तो वो गाय जो मिस्टीरियस क्रीचर था जो कि क्योंकि यार जो उसका मतलब फॉर्म था वो बिल्कुल पूरी तरह से ह्यूमनॉइड फॉर्म नहीं था, उसकी जो आधी बॉडी थी वो बीस्ट की होती है और वो इस समुद्र में डूब जाता है। वो जो सी वेव्स थी मानो उसे अपने अंदर समा लेती है। काफ़ी भयंकर शॉक वेव जो थी प्रोड्यूस होती है, मानो पूरा हेवन और अर्थ काँप पड़ा होगा। लाइट रेडियंस रिलीज हो रही थी। वही जो मिस्टीरियस क्रिएचर होता है अपने बड़े से पूंछ को फिर से काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ाता है उस मास्क पे अटैक करने के लिए और अभी उसकी टेल होती है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। वहाँ से इमॉर्टल मिस्ट रिलीज होने लग जाती है। वहीं उसकी बॉडी खुद ही मानो इग्नाइट होने लग जाती है, जिसके कारण जो सारा पानी था समुद्र का भाप बनकर गायब होने लगता है। पर जो मास्क होती है उन सारे वाटर ड्रॉप्स को या वाटर मिस्ट को फिर से कलेक्ट करने लग जाती है। साथ ही यार उस टेल भी जो मतलब वापस से वो मास्क था फिर से कोलाइड करवाती है। वहीं जो सिंह था और वुमेन दोनों यार इस फाइट को देख काफ़ी शॉक और नर्वस थे। इस लेवल की फाइट तो यार उस वुमेन के भी इमेजिनेशन का बियॉन्ड थी। शिवा को तो खैर बात ही छोड़ो। वहीं अब जो मास्क था फिर से उस वाइट कलर वुमेन के पास जाने लग जाता है और जो बंदा होता है वो गुस्से में उस पर अटैक करने लगता है, मतलब अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी जो वुमेन होती है जो कि अभी तक ज़्यादा हेल्ड नहीं थी वो अपना एक हाथ आगे बढ़ाती है और ऐसा करते जो मास्क होता है वो अब रुक जाता है
और वो चेंज होकर इमॉर्टल स्वॉर्ड में चेंज हो जाता है। वहीं उस वुमेन के हाथ आगे बढ़ाते ही जो सारी स्वॉर्ड होती है अब उस बंदे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। सर ये सब देख उस बंदे की जो एक्सप्रेशन थी काफ़ी ग्रेव हो जाती है। वो यार अपने हाथों से और अपने पंच से उन सारे स्वॉर्ड पे अटैक करता है, पर उसकी जो हाथ थी और जो टेल होती है उन सारे स्वॉर्ड अटैक से डैमेज हो जाती है और वहाँ से खून आने लगता है। वहीं उस ब्लड ड्रॉप्स के नीचे गिरते ही ये देख जो बंदा था गुस्से में बोलता है, क्या लगता है मेरी खून वो अगर बह रही है तो वो ऐसे वेस्ट नहीं जाएगी, तुम सबको उसका प्राइस पे करना होगा। और जो सारी जो ब्लड ड्रॉप्स होती जो कि नीचे गिर रही होती है अब वो कंडेंस होकर उस वाइट क्लॉथ वुमेन के पास जाकर वहाँ उसके आसपास स्पेस में एक ब्लडी फॉर्मेशन जो था वो क्रिएट कर लेती है। और यार इवन उस मिस्टीरियस पर्सन की जो ऑरा थी अब पहले से और भी ज़्यादा फियर्स हो जाती है और वह बोलता है, चाहे तुम कहीं भी हो मेरे इस पाम अटैक को एक्सेप्ट करो ताकि तुम्हें फ्यूचर में ट्रैक करना और भी ईजी हो जाएगा। ये सुन यार जो वाइट क्लॉथ वुमेन थी वो पहली बार जब से वो यहाँ पे आई थी बोलती है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। और अभी के लिए जो सारी स्वॉर्ड अटैक होती हैं वो फिर से कई सारे थाउजेंड्स ऑफ लाइट स्ट्रिक में चेंज होकर उसके बॉडी पे जा मतलब टकराती है। अभी के लिए उस पर्सन की जो इमॉर्टल गोल्ड आर्मर थी वो तो टूट कर उसका एक एक पीस जो था वो नीचे गिरने लग जाता है, साथ ही काफ़ी सारा खून वहाँ बह रहा था। वो बंदा फिर से कोल्ड वॉइस में बोलता है, मेरा जितना खून बहेगा उतना मेरे दुश्मन मरेंगे। फिलहाल वो पर्सन काफ़ी रूथलेस वे में अपने अटैक को आगे बढ़ाता है, पर इस बार वो जो वाइट क्लॉथ वुमेन थी वो कुछ हैंड इम्प्रिंट बनाती है और वो एक घड़े के समान कुछ वेपन बना लेती है जिससे कि इमॉर्टल मिस्ट रिलीज होती है। और जैसे ही उस पर्सन के सारे अटैक इस इमॉर्टल मिस्ट से कोलाइड करते हैं सब अब ब्लास्ट नहीं होते बल्कि उस घड़े के जैसे वेपन में शक होने लगते हैं, खींचे जाने लग जाते हैं। इधर वो साले स्वॉर्ड भी वापस से उस घड़े में आकर उसी का शेप ले लेते हैं और जो उसकी शक करने की पावर थी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन उसी बंदे की जो पहले इवन यार अभी के लिए जो बंदा था उसकी जो पहले की इंजरी थी अब वहाँ से और भी जो ज़्यादा था खून बहने लग जाता है और इस बार जो उसकी बॉडी थी उस पर घाव आने लग जाता है। इवन जो उसकी ब्लड होती है वो भी उसी घड़े में जाकर शक होने लग जाती है, मतलब उसी घड़े में मतलब एक तरह से खींची चली जा रही थी। और वो घड़ा था वो सब कुछ मानो उसके ब्लड को और जो बाकी सब चीज़ थी उसको रिफाइन कर मतलब उसके अंदर वो उसको रिफाइन करने लग जाता है। जो बंदा था वो काफ़ी पेन में चिल्लाता है क्योंकि अब जो उसकी पावर थी वो काम नहीं आ रही होती और वो मतलब जो बंदा था वो खुद भी उसी घड़े में खींचा चला जा रहा होता है। तभी यार वो जोर से चिल्लाता है, ब्रेक फॉर मी, और तब जाकर वो खुद की बॉडी को कंट्रोल कर पाता है। और इस वक्त जो उसकी एक्सप्रेशन थी वो काफ़ी ग्रेव होती है। तभी जो वाइट क्लॉथ वुमेन थी इतने पे ही नहीं रुकती और फिर से अपने घड़े वाले वेपन से अटैक करती है। उससे यार काफ़ी सारे मल्टी कलर रेडियंस रिलीज होते हैं और जो उसकी बॉडी होती है इस बार कई सारे मतलब टुकड़ों में बढ़ जाती है। इवन जो उसकी आर्मर थी वो भी उसका टुकड़ा टुकड़ा मतलब हो जाता है। वहीं उसके आर्मर के टूटे हुए पीसेस को शिवा के बगल में जो वुमेन होती है वो कलेक्ट करने लग जाती है क्योंकि उस आर्मर के पीसेस पे यार अभी जो दोनों ग्रेट फिगर ने फाइट की थी उसके दाव लॉज और जो उसके फाइटिंग के एसेंस थे जो ट्रेसेस थे वो मतलब उस पर होंगे, जिससे कि यार बाद में रिसर्च कर उसे काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। फिलहाल इधर वो बंदा वो तो गुस्से में चिल्ला रहा था और वह मतलब उस वुमेन को रोकने को बोलता है, पर जो वाइल्ड क्लॉथ वुमेन होती है वो कुछ नहीं सुनती और उसकी बॉडी को फिर से वो मतलब ब्लास्ट करते हुए फेंक देती है। और इस बार जो उसकी बॉडी होती है वो वॉइड को चीरते हुए एंडलेस टाइम फ्रैगमेंट में जाकर टकराती है। फिलहाल इधर वो पूरी तरह से मारा जाता है। ये देखते यार शिव काफ़ी शौक हो जाता है क्योंकि वो पर्सन जो कि एंडलेस पार्ट से यहाँ पे आया था वो ऐसे ही मारा गया, उसे यकीन नहीं हो रहा था। पर वो उसके बगल में जो वुमेन होती है वो उसे बताती है कि ऐसा नहीं है, वो उसकी ट्रू बॉडी नहीं थी, नहीं तो वो ऐसे ही नहीं मारा जाता। ये उसकी मैजिकल बॉडी थी जो कि रिवर ऑफ टाइम को क्रॉस कर यहाँ पे आई थी। पर अपनी मैजिकल बॉडी को भी इस टाइम डिमेंशन को क्रॉस करवाना इसके लिए उसे काफ़ी बड़ा प्राइस पे करना पड़ा होगा। भले वो पहले बोल रहा था कि उसे टाइम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कर्मा उसे अफेक्ट नहीं करेगा, पर डेफिनेटली जो उसकी रियल बॉडी होगी वो डेफिनेटली कर्मा से अफेक्ट हुई होगी। इवन वो मर भी सकता है क्योंकि कर्मा उसे अफेक्ट जरूर किया होगा, क्योंकि बिना प्राइस पे किए वो टाइम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये सुन शिहो तो और भी ज़्यादा मतलब शौक हो जाता है और काफ़ी हैरान भी था। वहीं जब शिहो उस वाइट क्लॉथ वुमेन के बारे में सोचता है तो उसे समझ नहीं आता कि यार वो आखिर कितनी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि कोई एंडलेस पार्ट से उसे यहाँ मारने के लिए आया था और वो फ्यूचर से आकर उसे मार दी। लिटरली शिहो को अभी यार अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, इतना सब कुछ जो था वो शिहो सोच नहीं सकता था। तभी फिर से हमें आसमान में काफ़ी सारे जो थे अनयूजुअल मूवमेंट देखने को मिलते हैं और फिर से वर्ल्ड में क्रैक होता है और इस बार टाइम को चीरते हुए वहाँ पे हमें एक टेम्पल देखने को मिलता है और हमें उस टेम्पल में यार
वही बंदा था वो बैठा हुआ दिखाई देता है, जो फिलहाल किसी मंत्र का उच्चारण कर रहा होता है। फिलहाल उसे देख तो शिहाओ शौक था ही, पर साथ ही उसके बगल में जो वुमेन होती है वो तो और भी ज़्यादा शौक हो जाती है और काफ़ी घबरा भी जाती है, क्योंकि यार ये बिल्कुल उसके एक्सपेक्टेशन से बाहर होती है। वो बोलती है, क्या क्या ये बंदा सच में पागल हो गया है? क्या ये मरने चाहता है? क्या सच में यहाँ पे ये मरने आया है? क्योंकि अगर वो मतलब अपने रियल बॉडी के साथ यहाँ पे आया है तो इसका मतलब डेफिनेटली है कि यार वो मतलब बिल्कुल अपने मौत को स्वीकार करके यहाँ पे आया होगा, क्योंकि इसके बाद जो हेवन का कर्मा होगा वो उसे बच नहीं पाएगा। वहीं इधर अब उस बंदे के आसपास काफ़ी सारे स्टार जो थे वो एक सर्कल में मतलब उसके आसपास रोटेट करने लग जाते हैं, और उसके मंत्र के उच्चारण के कारण जो स्पेस होती है वहाँ पे काफ़ी अनयूजुअल मूवमेंट होने लग जाती है। वहीं वो वाइट क्लॉथ वुमेन जो थी उसे देख बोलती है, क्या तुम फिर से लड़ना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ इस बार भी खेलूंगी। तभी ना सिर्फ उस वाइट क्लॉथ वुमेन की बल्कि शिवा के बगल में जो वुमेन होती है उसकी भी रिएक्शन काफ़ी डार्क और सीरियस हो जाती है, क्योंकि अब उस टेम्पल के आसपास काफ़ी सारे ब्लैक मिस्ट अपीयर होने लग जाती है। और धीरे धीरे वो ब्लैक मिस्ट जो था वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब वो टेम्पल भी नहीं दिख रहा होता। साथ ही वो ब्लैक मिस्ट एक काफ़ी बड़े से फिगर में चेंज हो जाती है। इस पर जो बंदा था वो नहीं रुकता, बल्कि वो और भी ज़्यादा मतलब मंत्रों को उच्चारण करने लगता है, और वहाँ पे और भी जो थे वो ब्लैक मिस्ट अपीयर होते हैं। और वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब अंधेरा हो गया था कि मानो लाइट भी वहाँ नहीं दिख सकती थी। फिर से वहाँ पे एक और जो था ब्लैक फिगर वहाँ पे अपीयर होता है, और उस ब्लैक फिगर से यार काफ़ी भयंकर लेवल के प्रेशर रिलीज होने लग गए काफ़ी भयंकर लेवल के प्रेशर रिलीज हो रही थी। शिवा तो मानो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। वहीं अभी के लिए वाइट क्लॉथ वुमेन होती है और जो शिवा के बगल में जो वुमेन थी, दोनों का एक्सप्रेशन काफ़ी सीरियस और ग्रेव था। वहीं जो ब्लैक फिगर था वो अब शिवा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी जो वाइट क्लॉथ वुमेन होती है अपने घड़े से फिर से एक अटैक करती है, और इस बार उसकी बॉडी से एक और जो फिगर था उस वाइट क्लॉथ वुमेन के बॉडी से वहाँ से उसी के जैसा सेम एक और फिगर निकलता है। दोनों यार बिल्कुल देखने में सेम ही लग रहे थे, और दोनों मिलकर एक साथ उस ब्लैक फिगर पर अटैक करते हैं और टाइम रिवर को डिस्टर्ब कर देते हैं। साथ ही काफ़ी बड़ा सा धमाका यहाँ पे होता है, और कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो वहाँ पे यार ना तो अब वो टेम्पल देखने को मिलता है ना वो ब्लैक फिगर। सब कुछ पहले की तरह शांत हो गया था। शिवा देख सकता था कि यार जो वाइट क्लॉथ वुमेन है उसके मुंह के कोने से मतलब थोड़ा सा जो था खून मतलब आ रहा होता है। लिट्रा को तो यार ठीक से दिखा भी नहीं था कि यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था, पर वो इतना तो जान चुका था कि यार जो भी बंदा फिलहाल आया था इस पर वो काफ़ी भयंकर लेवल का मतलब फाइट यहाँ पे हुआ था। इवन वो जो वाइट कोई वुमेन थी वो भी इंजर हो गई थी। ये अब जो वाइट कोई वुमेन होती है वो जाते जाते सियाओं की तरफ देखती है, और अभी के लिए जो उसका एक्सप्रेशन था वो फिर से काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। मानो पहले वाली जो रूथलेस क्वीन थी उससे बिल्कुल अलग, एकदम फेड़ी वाला और काफ़ी इमोशनल। और वो सियाओं को बोलती है, तुम्हारी जर्नी हमसे भी काफ़ी खतरनाक और काफ़ी कांटों भरी है। हमसे भी काफ़ी ज़्यादा तुम्हें हार्डशिप सहना पड़ेगा और तुम्हें अकेले सब झेलना है, सबको फेस करना है। उम्मीद है हम फिर से मिलेंगे। और इतना बोलते ही वो यहाँ से गायब हो जाती है। फिलहाल जो सियो था चुपचाप शांत अकेले खड़ा होता है। उसके मन में काफ़ी सारे सवाल चल रहे होते हैं। काफ़ी सारे इमोशन उसके फेस पे देखे जा सकते थे। खासकर सबको खोने का डर साफ दिख रहा था, क्योंकि उस वाइट कलर वुमेन ने जब सियो को गुड बाय बोला था तो सियो भी सोचता है कि यार क्या फ्यूचर में उसे भी अपने सारे रिलेटिव्स, फैमिली सबको इसी तरह गुड बाय बोलना पड़ेगा? क्या वो अकेले ही फ्यूचर में रह जाएगा? फिलहाल जो उसका माइंड था वो काफ़ी क्योटिक हो गया था। काफ़ी सारे जो थॉट उसके दिमाग में घूम रहे होते हैं। इवन उसके आंखों में आंसू भी आने लग जाती है। वहीं वो ये भी नहीं जानता था कि यार जो वाइट कलर वुमेन थी वो आखिर कौन थी और वो कितनी पावरफुल है। पता नहीं फ्यूचर में आगे से यह जो था वो क्या उसे मिल भी पाएगा या नहीं। शिवा बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पास अभी भी टाइम है और मैं फ्यूचर को बदल के रहूँगा। इधर अब वो वुमेन जो कि सिंह के बगल में थी वो यार सिंह को उसी आर्मर का एक पीस देते हुए बोलती है, मे भी कोई पावरफुल पर्सन होगा तो शायद तुम्हें हेल्प मिले, क्योंकि इस आर्मर के टुकड़े से तुम अभी के जो ग्रेट बैटल के जो ट्रेसेस हैं उसको तुम ट्रेस कर सकते हो, जिससे तुम्हारी काफ़ी हेल्प होगी। वही अब वो इतना बोलते हैं जो वुमेन थी उसकी बॉडी जो थी वो धुंधली होने लग जाती है, मानो वो भी अब यहाँ से जाने वाली हो। वही सीजर जो था अपने दूसरे हाथ से उस वाइन जार को पकड़ वाइन पीने लग जाता है। कुछ देर के लिए वही सारे जो सेम फिनोमिनन थे होने लगते हैं, पर अब वो भी होना बंद हो जाता है और एक नॉर्मल वाइन के जैसा वो हो गया था। ये देख वो वुमेन बोलती है, खैर अब तुम्हें जितना जानना था और तुम जान चुके, और ये हमारी फेट थी कि जो तुम हमसे इस तरह मिले, और अब उस वाइन को रख दो, क्योंकि आगे शायद कोई और जो
फिटेड पर्सन होगा वो आ सकता है फ्यूचर में, तो वो उसके काम आएगी। सुझाव भी सोचता है कि क्या सच में फ्यूचर में यहाँ पे कोई और बंदा आएगा जो उसकी तरह यहाँ बैठकर पास्ट और फ्यूचर के बारे में मतलब बातें करेगा, उस बैटल को एक्सपीरियंस करेगा। खैर अब वो जो वाइन थी वो सुझाव को कोई बेनिफिट नहीं पहुँचा रही थी, तो सुझाव यार सुझाव जो था उसे उसी टेबल पर रख देता है। वहीं अब वुमेन जो थी वो सुझाव गुड बाय बोलकर यहाँ से गायब होने लग जाती है। फिलहाल सुझाव जो था यहाँ पे अकेले बच जाता है। कुछ देर तक वो ऐसे ही खड़ा होने के बाद अपने ख्यालों से बाहर निकलता है और ख़ुद को शांत करता है, और यहाँ अब अपने आसपास के प्लेस को देखने लग जाता है और सर्च करने लगता है। वहीं जो यार अब सुझाव था वहाँ से कुछ दूर आगे चलने लग जाता है। चलते चलते वो एक रिवर के साइड आ जाता है, पर न जाने कब वो खुद को एक वॉर्टेक्स में पाता है और फिर से जो था वो सेम एक स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो गया था, जैसा कि वो आते टाइम यहाँ पे बन गया था। और सामने में उसके एक ब्लैक होल जैसा व्हिरलपूल होता है। जो सीओ था वो उसी में एंटर कर जाता है, और जिस तरह वो यहाँ पे आया था वैसे ही वो यहाँ से चला भी जाता है, और वापस यार वो उसी अल्टार पे अपीयर होता है जहाँ से कि जो बाकी सारे डिसाइपल थे वो एंटर किए थे। फिलहाल इस जर्नी में हर लोग को यार डिफरेंट अपॉर्चुनिटी मतलब इनकाउंटर किए थे, और अभी के लिए जैसे ही जो सीओ था वो यहाँ पे आता है, कई सारे जो लोग थे उनकी नज़र सीओ पे जाती है। सीओ तो यार देख सकता था कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग थे वो शोर मचा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को यार इमॉर्टल आर्टिफैक्ट, कुछ लोग इवन अपना बॉडी को भी रिफाइन कर पाए थे, तो कुछ लोगों को मेडिसिनल पील रेसिपी मतलब मिली थी। जो सारे लोग थे यहाँ पे डिफरेंट ट्रेजर और नेचुरल लोग को इनकाउंटर किए थे, और सब फिलहाल उसी को डिस्कस कर रहे होते हैं। उतने में यार एक एल्डर थे, वो आकर सबको यहाँ बोलते हैं कि तुम सब आपस में पॉइंटर एक्सचेंज कर सकते हो। मतलब सीधा था यार कि जो लोग वहाँ वीक हैं उनके पास जो ट्रेजर है उनको रखने का कोई हक नहीं है, और अगर उन्हें कोई हरा कर उनसे वो ट्रेजर ले लेता है तो वो उसका हो जाएगा। ये सुनते ही जो बहुत से लोग थे काफ़ी नाखुश होते हैं, क्योंकि यार मिला था उनके नसीब के कारण, उनके लक के कारण। पर यहाँ पे अब जो पावरफुल ग्रुप्स होते हैं वो तो बाकी जो वीक लोग थे उनको बुली कर उनके सारे ट्रेजर थे उनको लूटने लग जाते हैं। ये देख जो सीओ था वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है। पर यार वो जानता था कि जो हेवन डाइटी इंस्टीट्यूशन है वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि यार इनमें से जो पावरफुल कल्टिवेटर होंगे उन्हीं को वो आगे नर्चर कर पाएंगे। जो वीक लोग हैं वैसे भी यार आगे जो बैटल है उसमें वो टिक नहीं पाएंगे, तो उनके पास जो सारा ट्रेजर था उनका पोस्ट करना भी कोई किसी काम का नहीं। फिलहाल इधर ये सुनते जो बहुत सारे लॉन्ग लाइफ फैमिली के जो डिसाइपल थे और कुछ एरोगेंट बंदे अब मानो लूटपाट पूरा यहाँ मतलब मचा देते हैं। पूरा माहौल था क्योटिक हो गया था। तभी यार हमें लिटिल रैबिट को दिखाया जाता है जो कि अपने गोद में उसी लिटिल वाइट किलिंग को होल्ड किए हुए थी, और अब यार उस पर जो कई सारे जो मतलब डिसाइपल थे वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लिटिल रैबिट होती फिर से यार उसी किलिंग को बिल्कुल एक ईंटे के समान मतलब फेंक कर सबको मार दी है। ये देख तो यार जो एल्डर थे वो अभी के लिए जो ऑर्डर दिए थे सबको आपस में फाइट करने के लिए, पॉइंट एक्सचेंज करने के लिए, उसका भी दिमाग एकदम से मतलब एक टाइम से सटक जाता है। उन्हें भी समझ नहीं आता कि यार वो क्या ही बोले, क्योंकि यार जो वो किलिंग थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी एकेडमी के लिए। पर यार अकेडमी वाले चाहे कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, जो वो किलिंग होती है वो लिटिल रैबिट को ही फॉलो करती थी, जिस कारण जो अकेडमी वाले थे वो भी यार उसे कुछ नहीं कर पाते, मतलब उसका कुछ नहीं कर सकते थे। पर यार जो अपनी लिटिल रैबिट होती है वो तो किलिंग को बिल्कुल ऐसे फेंक के सबको मारती है जैसे कि यार वो उसके लिए मतलब खिलौना हो। वही जो बाकी सारे लोग थे यार ये देख मतलब बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी इधर काविन सिंह वो भी सबको गाली देते हुए बोलता है क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ है और तुम सबको डर नहीं लगता कि अगर हुआंग को पता चला तो तुम सबको जिंदा गाड़ देगा। ये सुन बाकी सारे डिसाइडर बोलते हैं हुआंग वो तो कब का मारा गया। वही जो सीधा होता है ये सब देख रहा होता है, और उसका मूड पहले से ही ख़राब था क्योंकि यार उसने फिर से फ्यूचर का एक सीन देखा था, और यार मतलब वहाँ पे उसने देखा था कि उसके जो फ्रेंड्स और फैमिली वो मर गए हैं, और शिवा बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता था। और अभी के यार उसके सामने उसी के फ्रेंड को सब बुली कर रहे हैं, खासकर किंगी को। तो शिवा का जो पारा था एकदम से गर्म हो जाता है, और वह मोदा को इशारा करते हुए बोलता है जाकर उन सबको अच्छे से पीटो। इधर जो मोदा था उसका माइंड अभी के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन में था, साथ ही काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट उसके मन में चल रही होती है, क्योंकि जब से यार वो अल्टार से गया था और उसने भी यहाँ पे यार जो सीओ के वर्ल्ड है वहाँ के कुछ ट्रू हिस्ट्री को जाना था, जो कि एक्चुअली में 9 हेवन और 10 अर्थ की यंगर जनरेशन के लिए था। और जब मोदा जो था यार वापस से मतलब इन सब को विटनेस किया था, तो उसके मन के अंदर एक अलग ही काफ़ी मानो भयंकर वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है कि आखिर कौन सच बोल रहा है। क्योंकि यार जो कुछ भी उसने अब तक मतलब जो कुछ भी उसने देखा था आज तक उसे जो बताया गया या जिस पे वो बिलीव करते आ रहा था वो बिल्कुल उसका उल्टा वहाँ पे उसने देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यार कौन सच बोल रहा है, पर वो पूरी तरह से सीओ के वर्ल्ड पे विश्वास भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे लगता है कि शायद जो उसके वर्ल्ड वाले हैं मतलब जो शायद जो सीओ के वर्ल्ड वाले हैं वो उसे आधा ही सच दिखा रहे हैं, पूरा नहीं। और यार ये बात भी ऑब्वियस थी
क्योंकि बचपन से जो यार मतलब मोदाव था वो अपने मतलब एनिमी वर्ल्ड में रह रहा था, तो वहाँ के लोगों ने जो उसे बताया, जो उसे सिखाया, जो उसने वहाँ पे देखा, तो भला इतना जल्दी कैसे चीज़ों के वर्ल्ड पे यकीन कर लेगा। यानी यहाँ पे जो जो यहाँ की हिस्ट्री, जो यहाँ का ट्रुथ है, वो जो मोदा था वो इतना जल्दी इसको यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। अब उसे डाउट होने लग जाता है कि आखिर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। पर तभी जो शिवा होता है वो मोदा को आवाज़ देते हुए बोलता है और उसे अपने ख्यालों से बाहर लाता है, मतलब उसे जगाता है। क्योंकि मोदा जो था अभी के लिए मतलब मानो कहीं खो सा गया था। शिवा था उसे ऑर्डर देते हुए बोलता है सबको पीटने के लिए। इधर जो मोदा था थोड़ा सा मतलब अच्छा तो फील नहीं करता, क्योंकि शिवा से वो ऐसे ऑर्डर दे, क्योंकि यार शिवा जो था उसे ऐसे ऑर्डर दे रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था। पहले वो काउंसिल की हेल्प करने को बोलता है, क्योंकि उसकी साइड अभी के लिए कुछ ग्रुप ऑफ कल्टिवेटर थे उसे घेर चुके थे। वहीं अब जो ओदा होता है अपना एक अटैक करता है और उसके 5 डिवाइन लाइट जो थी उसके अटैक से जो सारे मतलब बंदे थे एकदम से ब्लास्ट होते हुए दूर फेंक जाते हैं। इधर काव्य जो था अब तो स्वॉर्ड किलिंग फॉर्मेशन होती है उसको रेडी कर रहा होता है और वह मोदा को बोलता है तुम मेरे शिकार को मेरे से मत छीनो, इन्हें तो मैं ही देख लूँगा। फिलहाल मोदा जो था वो दोनों ग्रुप को अलग कर देता है। तभी एक बंदा मोदा को ऐसे बोलता है जैसे कि यार वो जानबूझकर सबको बुली कर रहा है, क्योंकि यार वो एनिमी साइड से था। तो वो बंदा सोच रहा था कि ऐसे में वो बाकी सबको मतलब एक साथ भड़का कर मोदा से फाइट करवा देगा, ताकि मोदा से वो सब मिलकर निपट लें। फिलहाल जो बंदा था वो मोदा को अपने भड़काऊ बातों से मतलब मोदा को यहाँ जो था पूरे अकेडमी का कॉमन एनिमी जो था बनाने को देख रहा होता है। पर मोदा जो था वो शीशा की तरफ देखता है और शीशा जो था मस्त चुपचाप खड़ा होता है और सबको पीटने को बोलता है। ये देख जो मोदा था वो भी यार अब हेजिटेट नहीं करता और एकदम से सबको पीटने लग जाता है। वो तो यार सबको एकदम उठा उठा के पीटने लग जाता है। इधर लिटिल रैबिट होती है वो भी काफ़ी खुश हो जाती है और अब बोलती है सही कर रहे हो, इन लुटेरे को तो ऐसे ही पीटना चाहिए। फिलहाल जो वो सारे बंदे थे उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अगली हो जाता है, क्योंकि वो सब जो थे यार मोदा को सामना नहीं कर सकते थे अनलेस कि वो लूतो या यावो को ना बुला लें, क्योंकि वही जो थे वो सिर्फ मोदा को रोक सकते थे। वहीं इधर मोदा जो होता है वो अपने किक अटैक से एक बंदे के पूरे बॉडी को मतलब उसकी जो हड्डियाँ होती है उसको तोड़ देता है, दूसरे बंदे को ब्लास्ट करते हुए काफ़ी दूर फेंक देता है। पर यार यहाँ पे जो मोदा था वो सबको मारता नहीं जान से, बट उनको काफ़ी सीरियसली इंजर कर चुका था। शिजाब यार मोदा को मतलब रोकता नहीं, बल्कि उन सबको काफ़ी बुरी तरह से पीटने को बोलता है। बस सबको वो जान से मारने को नहीं बोलता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर वो अकेडमी का डिसाइपल है और उनके और एल्डर के रहते हुए कोई भी जो था वो मतलब यहाँ फिलहाल एक दूसरे को जान से नहीं मार सकता था। क्या होता है उन सब के ट्रेजर को लूटने का ऑर्डर देता है। ये सुन जो सारे बंदे थे उनकी शक्ल एकदम से अगली हो जाती है, क्योंकि उन लोगों ने थोड़ी टाइम पहले ही बहुत से लोगों को पीट कर उनके से काफ़ी सारे ट्रेजर्स थे उनको लूटा था। पर अब उनके सामने यार उनका बाप खड़ा था और सिंह तो यार उनसे ही बड़ा वाला फ्रीक है। मोदा भी रुकता नहीं और वो उनके ट्रेजर्स को सर्च करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उनमें से एक बंदा दर्द में कहराते हुए बोलता है तो तुम हमें ज़्यादा बुली मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, अपनी हद में रहो। वही कुछ और भी लोग जो थे वो अब सिंह को रोकने के लिए बोलते हैं, क्योंकि यार मोदा जो था वो उसका सर्वेंट है, तो वो सिंह को डायरेक्ट मतलब उसे रोकने को बोलते हैं। पर सिंह जो था उनके बातों को अनसुना कर देता है और वह मोदा को मतलब लूटने के लिए बोलता है। इधर लिटिल रैबिट काविन सिंह ये भी जो थे यार मोदा के साथ उन सबके ट्रेजर को लूटने के लिए मतलब आगे बढ़ने वाले थे। पर तभी एक और बंदा उससे अब कंट्रोल नहीं होता और वो सिंह गुस्से में बोलता है तुम बस एक सर्वेंट हो वांगसी के, तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए, और अगर तुम्हें ये सब बंद नहीं करवाया तो तुम्हारे लिए आगे अच्छा नहीं होगा। है उस बंदे को धर के एक स्लैप मारता है और जो बंदा था उसका यार मतलब दांत जो था वो भी झड़ जाता है और वो खून की उल्टी करते हुए काफ़ी दूर मतलब पीछे फेंक जाता है। वही जो सुजा होता है उसको चेपने के बाद पूछता है अरे कौन है बे तू, कब से बकचोदी किए जा रहा है। ये सुन जो उसके बगल में एक और बंदा होता है वो बोलता है वो मे भी शायद वांग फैमिली का ही एक डिसाइपल है। तो एक और बंदा था वो बोलता है हाँ डेफिनेटली वो वांग फैमिली से ही बिलोंग करता है। वही जो बंदा होता है जिसको कि सिंह ने अभी एक थप्पड़ मारा था वो अब गुस्से में बोलता है तुम तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह के बिहेव करने की, तुम बस एक वांगसी के सर्वेंट हो और कुछ नहीं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी कल्टिवेशन चाहे कितनी भी क्यों ना हेवन डिफाइंग हो, कि तुम्हारे सर पे वो डायमंड बैंड लगा है जिससे तुम कभी खुद को फ्री नहीं कर सकते। इधर सिंह फिर से यार उस पर्सन को मतलब पीटता है और इस बार तो उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। हालांकि वो मरता नहीं है पर मरने से कम भी नहीं था, लगभग मरने ही वाला होता है। ऐसा उसका हाल जो था वसीयत कर दिया था और वो तो अब काफ़ी डर जाता है, वो करके मारे काँपने लगता है। वही सिंह भी यार गुस्से में बोलता है तुम होते हो कौन है मुझे जैसा बोलने वाले, वांग फैमिली हाँ, अगर ऐसी बात है तो मैं वांग से कोई कैप्चर कर लूँगा। फिलहाल वो बंदा जमीन पड़ा होता है, उसकी तो पिछवाड़े की हवा टाइट हो गई थी, पर वो फिर भी मतलब हकलाते हुए बोलता है तुम आगे मत बढ़ना,
तुम जानते नहीं मैं क्या हूँ, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ और तुम ऐसा नहीं कर सकते। यार वो बंदा फ़िलहाल शिहो को मतलब इसलिए ये सब बोलने की हिम्मत कर पा रहा था क्योंकि उसे पता था कि यार शिहो के सर पे वो डायमंड बैन लगा है, जो कि सिर्फ वांग फैमिली के जो कुछ टॉप पावरफुल मतलब मेंबर हैं वही रिमूव उसे कर सकते हैं। अगर शिहो उसे खुद रिमूव करने की कोशिश करेगा तो उसकी प्राइमरी स्पीड ब्लास्ट हो जाएगी और वो मारा जाएगा। इस कारण से मतलब जो बंदा होता है वो थोड़ा मतलब रिलैक्स फील करता है और उसे लगता है कि शायद वो इस बहाने से वो शियो को डरा सकता है। पर शियो जो था वो रुकता नहीं, वो आगे बढ़ता है और उसके छाती पे अपना एक पैर रखते हुए उसे कस के मतलब पटक देता है और यार थोड़ा सा मतलब वो प्रेशर देता है, जिसके कारण यार मतलब वहाँ पे कुछ हड्डियों के टूटने की आवाज़ आती है और इवन उसके मुंह से खून काफ़ी ज़्यादा बहने लग जाता है। शियो था वो मतलब अगर हल्का सा और प्रेशर लगाता तो वो बंदा वहीं मारा जाता। तभी यार वो बंदा जो था डर में मतलब हकलाते हुए बोलता है, हम बात कर सकते हैं, तुम मुझे मत मारो। ये सुन जो सिंह होता है वो मतलब बोलता है, क्या तुम सच में वांग फैमिली से बिलोंग करते हो? तो ये सुन एक और दूसरा बंदा जो कि फिलहाल अगल बगल में ही खड़ा था, पर मेन फैमिली से नहीं बल्कि इसका वांग फैमिली से कुछ रिलेशन है। ये सुन सिंह मतलब एक लुक देते हुए बोलता है, अच्छा तो ये साइड कैरेक्टर है, मुझे लगा था कि शायद ये वांग फैमिली के मेन ब्रांच होगा, पर ये तो क्रैश है। सिंह अब उस बंदे की जो बॉडी होती है उसको ब्लास्ट कर देता है और बस उसकी मुंडी यहाँ बचती है। जो बंदा होता है वो तो काफ़ी डर जाता है और एकदम से यार वो यहाँ पे अपनी मुंडी लेकर दम दबाकर भाग जाता है। क्योंकि गाइस फिलहाल जो मतलब बंदे अगर हेवन एटिट्यूड पे पहुँच जाते हैं तो यार इवन उसकी जो पूरी बॉडी अगर वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो फिर से रिग्रो कर सकते हैं, जब तक कि उनके प्राइमरी स्पीड ना डिस्ट्रॉय कर दी जाए वो मतलब नहीं मरते। फिलहाल वहाँ पे जो प्रिंसेस जाविया होती है वो अब अपीयर होती है और वो यह को कम्प्लीमेंट करते हुए बोलती है, बिल्कुल सही किया दौड़ बदल, ये बैंक लाइन वाले अपनी हद क्रॉस करते जा रहे हैं, क्यों ना आप मेरे साइड आ जाओ, मैं आपको बिल्कुल फेयर ट्रीट करूँगी। तभी अल्टार पे वांगसी अपीयर होती है और वह आते यहाँ के सिचुएशन को देख समझ जाती है, पर वो इंटेलिजेंट थी और वो इस बारे में शियो को ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। वो आकर बस शियो को बोलती है, दौड़ बदल ये सब करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी जो डिग्निफाइड रेपुटेशन है उसके हिसाब से ये सब बिल्कुल तुम्हें शोभा नहीं देता। वहीं फिर से यार जो मतलब याविया होती है वो वांगसी को मतलब वांगसी के बातों को काटते हुए सिंह को मतलब अपने साइड इनवाइट करने लगती है। फिलहाल जो अपना सिंह था बड़े आराम से मतलब सबको बोलता है, अरे कुछ नहीं बस ऐसे ही। वहीं अब जो मुदव था और सिंह बाकी सारे डिसाइपल जो कि काफ़ी लूटपाट मतलब मतलब लूटपाट किए थे, उन सभी डिसाइपल के जो मतलब रिजल्ट होते हैं वो उनको लूटने लग जाते हैं। पर सिंह और मोदा दोनों काफ़ी जेलस और रिग्रेट फील कर रहे थे क्योंकि भले ही ट्रेजर जो था वो तो मतलब दूसरे एनिमी से वो लूट सकते थे, पर जिन लोगों ने ऑलरेडी जिनको इमॉर्टल ब्लड के कुछ ड्रॉप्स मिले थे या फिर कुछ इमॉर्टल मेडिसिन एलिक्जियर, उन जैसे मतलब ट्रेजर को तो वो ऑलरेडी मतलब यूज कर चुके हैं और उनसे अपनी बॉडी को रिफाइन कर चुके हैं। तो सिंह और मोयो चाह कर भी उस ट्रेजर या फिर उस इमॉर्टल ब्लड को वापस नहीं ले सकते थे। इस कारण उन्हें थोड़ा मतलब अच्छा नहीं फील होता, मतलब उन्हें काफ़ी जेलस भी फील होता है क्योंकि वो सब वन टाइम नेचुरल लग था। अब यार वो भला किसी के पेट से तो थोड़ी ना मतलब खाया हुआ जो मेडिसिन था उसे वापस ला सकते थे। खैर इधर तभी जो मुदा होता है एक बंदे को मतलब उसे कॉलर से उठाते हुए पूछता है, क्या क्या कहा तुमने, तुम्हें इमॉर्टल पिल मिली है? ये सुन तो सिंह क्या बाकी जो सारे डिसाइपल थे सभी की आंखें एकदम से लाल हो जाती हैं क्योंकि यार जो इमॉर्टल पिल थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस चीज़ थी और उसे खाने के बाद आप इमॉर्टल दाव को ऑब्टेन कर सकते हो, उसे कंप्लेंट कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रेमेंडस बेनिफिट देता है। पर वो बंदा भी रिग्रेट में बोलता है, मुझे एक रूइंस में एक फर्नेस मिला था पर मैंने उसका जो था ढक्कन वो बंद नहीं किया था और उस फर्नेस के अंदर बस इमॉर्टल पिल्स की राख बची होती है, मतलब राख बची थी और उससे कुछ रिमेन्स। वो पिल जो था वो वॉइड में गायब हो गया था क्योंकि उस पिल के पास खुद की इंटेलिजेंस थी। पर जब मैं उस बचे हुए रिमेन्स को एब्जॉर्ब कर रहा था तब उस फर्नेस के अंदर एक और इमॉर्टल पिल थी, पर मेरे कैच करने से पहले वही वॉइड में कहीं गायब हो गई। ओह! अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उस फर्नेस की लीड को पहले ही बंद कर देता। फिलहाल वो बंदा भी यार उस मोटर बिल को ऑप्टेन नहीं कर पाया था, बस उसके बचे खुचे जो रिमेन्स थे उसी को मतलब यूज कर वो अपने बॉडी को रिफाइन कर पाया था। फिलहाल इधर जो मोदा होता है वह डाकू गब्बर सिंह की तरह सबको मतलब बारी बारी से जो बाकी बंदे थे उनको लूट रहा होता है, मतलब उन्हें इंट्रोगेट कर रहा था और जो यार चुपचाप मतलब उसे ट्रेजर दे रहे थे उनको वो छोड़ दे रहा था, पर जो कुछ नानुकुर कर रहे थे जो मोदा था उन्हें भर पेट पीट रहा होता है। फिलहाल जो सुझाव था वो भी मतलब मुद्दा को रोकता नहीं। वहीं फिलहाल उन्हें यार मतलब ज़्यादा कुछ खास तो नहीं मिलता, तभी उन्हें एक बंदे के पास से 2 जेड स्क्रिप्चर मिलती है। एक जेड स्क्रिप्चर जो थी वो पर्पल लाइट साइन कर एक जेड स्क्रिप्चर से पर्पल लाइट साइन कर रही होती है। वहीं यार जेड स्क्रिप्चर के निकलते ही सिंह और मोदाव एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। दोनों यार अभी के लिए एक एक जो जेड स्क्रिप्चर थी उसको होल्ड किए हुए थे।
फिलहाल बाकी सबका ध्यान भी यार उसी जेड स्क्रिप्चर पे जाता है, क्योंकि यार जो जेड स्क्रिप्चर थी इसमें काफ़ी बड़ी बात है और ये काफ़ी बड़ा ट्रमेंडस नेचुरल लक है। शियो था यार इसका इंपॉर्टेंस वो जानता था, क्योंकि जब वो इमॉर्टल एंशिएंट में गया था तो वहाँ पे यार उसे एक भी जो था वो जेड स्क्रिप्चर नहीं मिला था। बाकी सबको तो मिला था पर उसे एक भी नहीं मिला था, जिस कारण उसे फोर्सफुली एक कॉफिन को लेकर यहाँ पे आना पड़ा था, तब जाकर उसे एक जेड स्क्रिप्चर मिली थी। पर अभी ये देख जो शियो था काफ़ी एक्साइट हो जाता है। और यार ये जो वाली और गाइस जो ये वाली जेड स्क्रिप्चर थी वो तो यहाँ से भाग नहीं रही होती है। दोनों काफ़ी खुश हो रहे थे। तब यार अकेडमी के एक एल्डर जो थे वो शियो और मोदा से वो जेड स्क्रिप्चर अकेडमी को देने को बोलते हैं, ताकि वो पहले इस पर रिसर्च कर सके और बाद में वो दोनों को लौटा देंगे। उन एल्डर्स की आंखों में भी मतलब एक अलग अलग ही मतलब चमक दिखी जा सकती थी। वही शियो और मोदा वो दोनों तो यार उस एल्डर को भी मतलब वो दोनों तो यार उसी एल्डर को घूर रहे होते हैं। वहीं बाकी सारे जो डिसाइपल थे उनका भी नज़र फिलहाल इसी सीन पे था, क्योंकि यार जो ये जेड स्क्रिप्चर थी वो काफ़ी वर्थ इट थी किसी को भी पागल करने के लिए। और ऐसे में शियो और मोदा ये उन एल्डर को वो जेड स्क्रिप्चर नहीं देना चाहते थे, पर उन्हें देना पड़ता है। वो एल्डर खांसते हुए बोलते हैं कि तुम लोग अभी इस जेड स्क्रिप्चर को पढ़ भी नहीं सकते, इस पर जो लैंग्वेज लिखी है वो काफ़ी एंशिएंट है, तुम्हें पहले उन्हें सीखना होगा और हम सब इसे अकेडमी में ले जाकर इस पर रिसर्च करेंगे, इसे सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि जो बाकी सारे डिसाइपल हैं अकेडमी के उन सबको बेनिफिट मिल सके और वो सब मतलब इसके बेनिफिट को ऑब्टेन कर पाए। फिलहाल तो यार जो वो दोनों थे वो दांत पीसते हुए जेड स्क्रिप्चर को उस एल्डर को दे देते हैं। वही बगल में जो लिटिल रैबिट होती है वो तो यार मतलब टोन मारते हुए बोलती है, तो एल्डर भी यंगर जेसन से जेड स्क्रिप्चर के लिए फाइट कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। ये सुन जो वो एल्डर था वो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं है, हम सब बस इसे रिसर्च करना चाहते हैं। फिलहाल जो वो एल्डर होते हैं यहाँ पे सबको बोलते हैं कि क्या सभी यहाँ पे आ चुके हैं। फिलहाल जो वो अल्टार था वो भी अब पहले से काफ़ी शांत हो गया था और वहाँ से जो लाइट निकल रही थी वो अब मतलब बंद हो जाती है। इसका मतलब था कि यार जो भी बंदा फिलहाल जो बचा हुआ होता है सब ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद थे। वही शियो यार मन में सोचता है कि उसके पास ऑलरेडी एक जेड स्क्रिप्चर है और इस बार जब वो अकेडमी जाकर एंशिएंट लैंग्वेज को सीखेगा ताकि वो उस जेड स्क्रिप्चर को पढ़ सके। फिलहाल शियो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। इधर वहीं वो एल्डर अब कुछ मूवमेंट करते हैं और काफ़ी लंबा सा स्टीलर रिवर के समान एक गोल्डन पाथ जो था वहाँ मतलब स्पेस में क्रिएट हो जाता है और जो बाकी सारे डिसाइपल होते हैं जो अभी तक जिंदा बचे थे उस गोल्डन पाथ पे समा जाते हैं और वो सब वहाँ से मतलब उस वॉरशिप पे अपीयर हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यार वो सब जो थे वो काफ़ी स्पीड में सारे कॉस्मोस को चीरते हुए वापस इमेजरेबल हेवन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद हमें इमेजरेबल हेवन को दिखाया जाता है और फिर वो वॉरशिप जो थी फाइनली एकेडमी मतलब पहुँच जाती है। इधर सारे लोग आते ही एक चैन की सांस लेते हैं, खासकर वो कुछ लोग जो कि एक्सेप्शनल जीनियस के सर्वेंट थे वो तो काफ़ी खुश थे, क्योंकि यार उनकी जान जो बच गई थी वो सब सही सलामत वापस एकेडमी में आ गए थे। वहीं इधर आते जो सारे एल्डर होते हैं उन जेड स्क्रिप्चर को डिकोड करने में लग जाते हैं, सब उसी पर रिसर्च कर रहे होते हैं। इधर जब से वो सारे डिसाइपल जो इमॉर्टल बैटलफील्ड में गए थे वो वापस आए थे, उसके बाद से कुछ दिनों तक पूरे एकेडमी में काफ़ी हलचल मच गई थी, काफ़ी एक्टिविटी बढ़ गई होती है, काफ़ी कमोशन क्रिएट हो गया था। जो कल्टिवेटर नहीं जा पाए थे वो सब ये काफ़ी क्यूरियस थे कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या। और इवन एक एक कर जब न्यूज़ जो वहाँ फैलती है कि टोटल 4 जो थे वो जेड स्क्रिप्चर मतलब ऑप्टेन किए गए हैं और इन फ्यूचर शायद डिसाइपल को वो मौका मिलेगा उसे कंप्लेंट करने का। इस बात से पूरे अकेडमी में काफ़ी ज़्यादा मतलब खुशी का माहौल मतलब छा जाता है, काफ़ी मतलब वहाँ पे कमोशन क्रिएट हो जाती है। वहीं इधर जो सुझाव होता है उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे न्यूज़ थे, एक एक कर किसी बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड करता है, मतलब क्योंकि यार उसने एक फॉरेन जीनियस को अपना सर्वेंट बना लिया था जिसने कि 3 इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट की है और इवन ऐसा शक है कि उसी ने 3 हेडेड स्पाइडर को और वॉइड बीस्ट को मारा है। पूरे एकेडमी में फिलहाल शियो की बातें काफ़ी चल रही होती है और उसकी बात काफ़ी मतलब तहलका मचा चुकी थी, क्योंकि शियो जो खुद था वो यार 2 ही इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट कर रखा था और ये कि जो उसकी फिजिकल बॉडी है वो यार मतलब एक बॉडी कल्टिवेटर है और इस लेवल तक उसने कल्टिवेट किया कि इवन जो प्रिंसेस शाविया लूत है वो उससे कंपेरेबल है। वहीं एक और न्यूज़ मिलती है कि एक बंदा उसको यार एक ट्रू ड्रैगन नेस्ट में एक ड्रैगन ग्रास मिला था जिसे खाकर वो अपनी बॉडी को रिफाइन कर लिया था और वो काफ़ी पावरफुल बन चुका है और उसे काफ़ी सारे बेनिफिट मिले हैं। ऐसे ही करके यार काफ़ी सारी न्यूज़ होती है वो अकेडमी में मतलब फैल रही होती है। वहीं जब शियो था जब से यहाँ पे आया था उसे एल्डर्स मतलब पूछताछ के लिए ले गए थे और जब शियो वापस आता है तो कुछ लोग बताते हैं कि एकेडमी के एल्डर ने कंफर्म किया है कि उस 3 हेडेड स्पाइडर को शियो ने ही मारा है। इस बात से तो मानो पूरा एकेडमी काफ़ी शौक हो चुका था, क्योंकि सभी को लग रहा था कि यार उसका जो सर्वेंट था मोदा उसी ने ऐसा किया होगा, क्योंकि यार उसने 3 इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट की है।
फिर अब काफ़ी सारे लोग होते हैं वो सीईओ से मिलना चाहते थे, उसे पूछना चाहते थे और इवन उसे अब अपने फैमिली में इनवाइट करना चाहते थे। पर बाकी लोगों का नज़र जो था वो सीईओ से ज़्यादा मोदाव पे था, क्योंकि यार सीईओ से ज़्यादा वैल्यूएबल जो था वो कई सारे लोगों के लिए मोदाव था, जो वो सब अपने साइड मतलब मोदाव को इन्वाइट करने को देख रहे थे। पर सीईओ जब से यहाँ पे आया था उस एल्डर के इंट्रोग्रेशन के बाद वो चुपचाप जाकर वांगसे के प्लेस पे अपने डिवाइन क्लिफ पे जाकर मस्त कल्टिवेट कर रहा होता है। वहीं जब वांगसी के केव के बाहर हर दिन जो भीड़ थी वो बढ़ते जा रही होती है, क्यों सी बढ़ते जा रहा था। सभी लोग जो थे यार वो सीईओ से मिलना चाहते थे, मतलब सीईओ से मिलने के लिए उत्सुक थे। इवन इवन ये बात भी फैल जाती है कि वांगसी के कट्टर दुश्मन प्रिंसेस शाओवे उसने भी सीईओ को कई बार अपने साइड इनवाइट करने की कोशिश की, पर सीईओ ने सबको रिजेक्ट कर दिया। तो यार जो सारे लोग थे वो मोदाओ को इसलिए अपने साइड इनवाइट कर रहे थे क्योंकि यार ये पहली बार था कि फॉरेनर वर्ल्ड का कोई जिंदा यहाँ पे आया था, और अगर वो सब मोदाओ के थ्रू उस वर्ल्ड के बारे में जान सके या कुछ भी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिले तो वो काफ़ी वैल्यूएबल होगी। वहीं कई सारी लॉन्ग लाइफ फैमिली भी यार मोदाओ को अपने साइड लाने के लिए सोच रहे थे और इसलिए वो सीईओ को इनवाइट करते हैं। पर अकेडमी के जो एल्डर्स थे उनके होते हुए मोदाओ को वो ऐसे उन लॉन्ग लाइफ फैमिली के मतलब हाथों नहीं लगने दे सकते थे। इस बीच जो सीईओ होता है जब मोदाओ को लेकर नाखुश था, क्योंकि जो कुछ एल्डर्स थे यार वो मतलब सीईओ के साथ मोदाओ को भी इंट्रोगेट करने ले गए थे। पर यार जो मोदाओ का ट्रीटमेंट था ऑब्वियस सी बात है वो सीईओ से काफ़ी अलग था। इस बात से सीईओ थोड़ा खुश नहीं था। तो सीईओ था वो यार मतलब एल्डर जो कुछ होते हैं वो सीईओ से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सीईओ था वो मान जाता है। इधर अब जो मोदा होता है उसे इंट्रोगेट करते हुए जो एल्डर्स होते हैं अकेडमी का वो सब मतलब दूसरे वर्ल्ड यानी कि जो अपने एनिमी वर्ल्ड है उनसे उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो उसको मतलब निकलवाना चाहते थे, और वह मोदाओ को मतलब फोर्स करते उसे बताने के लिए। पर जो अपना मोदाओ होता है बिल्कुल शांत होता है और एक शब्द तक नहीं बोलता। इसलिए जो कुछ एल्डर्स होते हैं अब फोर्सफुली उसके प्राइमोरियल स्पीड को सर्च करने लग जाते हैं, मतलब सर्च करने को देखते हैं। पर ऐसा करते हैं जो उसकी प्राइमोरियल स्पीड थी उस पर लगा जो रेस्ट्रिक्शन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो कि यार उसके वर्ल्ड के टॉप जो अनटाइंग बीइंग थे उन लोगों ने लगाया था। इस डर से अब जो सारे एल्डर्स होते हैं वो 10 रिल्म डायग्राम और 9 फिनिक्स फर्नेस के यूज कर किसी भी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि अगर यार ऐसा होता तो ना सिर्फ मोदाओ मरता बल्कि उस रेस्ट्रिक्शन के कारण यार मतलब यहाँ पे काफ़ी भयंकर तबाही मच जाती। हालांकि यार इस कारण जो मोदाओ था वो ऑलमोस्ट मारा ही जाता है, इवन वो मतलब काफ़ी बुरी तरह से इंजोर हो गया था। पर अभी के लिए जो बाकी एल्डर्स होते हैं मिलकर उसका ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं। वहीं इधर जो सीईओ होता है उसे यार बर्दाश्त नहीं होता ये सब बात, क्योंकि यार उसके सर्वेंट को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा था। दरअसल गाय जो सीईओ था उसका प्लान जो था मोदाओ को लेकर काफ़ी आगे तक का था। वो मोदाओ को यहाँ पे इसलिए नहीं लेकर आया था कि ताकि वो बस सीईओ को सर्व कर सके, और सीईओ को एक पावरफुल कल्टिवेटर मिल गया है। वो मोदाओ को यार यहाँ पे इसलिए लेके आया था क्योंकि यार वो जानता था कि यार मोदाओ था वो अपने वर्ल्ड में काफ़ी जाना माना हस्ती है, और उस जैसा पर्सन अगर सीईओ के मतलब वर्ल्ड में आया है तो सीईओ यार यहाँ पे उसे मतलब उसके माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकता है और यहाँ पे उसे रियल जो ट्रूथ था उसको वो दिखा सकता है। और जब मोदाओ को यहाँ के सच के बारे में पता चलेगा वो जानेगा, और फिर जब वो अपने वर्ल्ड में जाएगा तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और वो लोग फिर समझ सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है और ट्रू विलन कौन है। पर यहाँ पे कुछ एल्डर जो थे ऑलमोस्ट मोदाओ को मतलब मार ही चुके थे, और सीईओ था फिलहाल उन एल्डर का तो कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए यार अब वो एकेडमी में जो बाकी सारे लोग होते जो कि मोदाओ को अपने फैमिली में इन्वाइट करने के लिए आए थे या उसके लिए लड़ रहे होते हैं, सीईओ सभी को बोलता है कि जो भी मेरे सर्वेंट को ऐसे ट्रीट करेगा या फिर उसके साथ कुछ मिसबिहेव करेगा या उसे चीट करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिलहाल जो सीईओ होता है वो इतना ही कर सकता था एज अ वार्निंग, क्योंकि सीईओ डायरेक्टली उन एल्डर से फाइट तो नहीं कर सकता था। वहीं जो एल्डर्स थे यार वो भी अब मोदाओ को मतलब उतना ज़्यादा मतलब टॉर्चर नहीं करते। वो भी जानते थे कि जो ऐसा मतलब करने से उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। वो एल्डर्स होते हैं कुछ एल्डर्स सीईओ को मतलब सीक्रेटली इन्फॉर्म करते हैं और सब बोलते हैं कि उसे कैसे भी कर जो मोदा है उससे वो धीरे धीरे कर इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यार उनके वर्ल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। फिलहाल सीईओ हाँ बोल देता है। वहीं अब इधर इन दिनों में कई सारे लोग सीईओ से मिलने आते हैं और यार उनसे मिलना काफ़ी थकान भरा काम होता है। पर सीईओ इस बीच जो था उसको काफ़ी बेनिफिट भी होता है, क्योंकि जब वो सारे लॉन्ग लाइफ फैमिली फिलहाल जो उससे मिलने आए थे वो उसके लिए काफ़ी सारे अच्छे से गिफ्ट भी लेकर आ रहे होते हैं। और यार इसी बीच जो कुछ डिसाइपल थे वो बातें कर रहे होते हैं कि जो बॉडी कल्टिवेटर है जल्दी शायद इस अकेडमी चला जाएगा, क्योंकि बहुत से सारे लॉन्ग फैमिली है वो उसे अपने फैमिली में इन्वाइट करने को देख रहे हैं। इधर वैसे सच में काफ़ी सारे लोग जो थे यार वो मतलब लॉन्ग लाइफ फैमिली के वह ऐसा सीईओ को ऑफर किए थे कि वो उसके फैमिली में आ जाए, क्योंकि सबका जो मेन मकसद वही मोदाओ था। लेकिन यार एक बात ये भी था कि जो सीईओ था वो भी कुछ कम टैलेंट नहीं था उन लोगों की नज़रों में, क्योंकि ऑब्वियस बात था कि सीईओ की टैलेंट थी वो किसी से कम नहीं थी, और सीईओ था उनके लिए सोने पे सुहागे वाली बात थी।
पर तभी कुछ वांग फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं बाकी सारे लोंगला फैमिली को वार्न करते हुए ऐसा बोलते हैं जैसा कि सियो यार उनकी प्रॉपर्टी है। और इवन इस बीच वांग फैमिली के कई सारे लोग तो मतलब बाकी सारे लॉन्ग लाइफ फैमिली के मेंबर को एकेडमी में भी एंटर नहीं करने दे रहे थे। खास कर ये तब बढ़ गया था जब सियो को वांग फैमिली के 2 ओल्ड एल्डर वापस देखते हैं और वो दोनों यार वही थे जिन्होंने सियो को ओरिजिन एंशिएंट माइन में भेजा था और उसके सर पे वो डायमंड बैंड लगाया था। जब वो सियो को वापस देखते हैं तो उनकी यार आंखों पे मतलब साफ जो था वो लालच दिख रहा होता है और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था पहले कि यार जो सियो था बच भी गया था। और वो काफ़ी सरप्राइज भी थे कि यार ये बंदा सच में उस ओरिजिन एंशिएंट माइन से बच गया। इसका मतलब साफ था कि यार उस दिन जो दाव स्क्रिप्चर उस ओरिजिन एंशिएंट माइन में गूंज रही होती है इस लड़के ने जरूर मतलब ऑब्टेन की होगी, ऐसा वो आपस में बात कर रहे होते हैं। और यार उनका साफ जो था मतलब मकसद यही था कि अब वो सियो से उसकी सारे ट्रेजर्स और जो मतलब जो भी चीज़ था वो मतलब उसको ऑब्टेन करना चाहते थे। बात यार ऑब्वियस बात है कि जो सियो था वो ओरिजिन एंशिएंट माइन से बचकर आया था, तो वहाँ जो ओरिजिन एंशिएंट माइन है वहाँ पे काफ़ी सारे मतलब रिसोर्सेज थी, तो डेफिनेटली सियो के पास कुछ भयंकर लेवल के ट्रेजर तो जरूर होगी। इस कारण यार जो मतलब दोनों एल्डर होते हैं वो अब सियो को मतलब और भी ज़्यादा उससे वो ट्रेजर लेने की कोशिश करते हैं। मतलब उनके मन में जो था काफ़ी लालच और बढ़ गया था। जो था वो भी यार इन दिनों वांग फैमिली के काफ़ी सारे लोगों से मिला था और सियो था वो सभी के थॉट और लालच को फील कर लिया था। भले यार वो इन दिनों सियो से काफ़ी अच्छा बिहेव कर रहे थे पर सियो जानता था कि ये सब बस दिखावा है। वही अब अकेडमी में जो वांग फैमिली के बाकी के डिसाइपल होते हैं वो तो यार सियो को लेकर ऐसे बातें करने लगते हैं जैसे कि सियो उनका नौकर है और वो बाकी सारे लॉन्ग लाइफ फैमिली तक और वो बाकी सारे लॉन्ग लाइफ फैमिली के डिसाइपल को बोलते हैं कि सियो हमारे क्लैन का सर्वेंट है, उसके सर पे हमारे क्लैन का डायमंड बैंड लगा हुआ है, तो डेफिनेटली फ्यूचर में वो हमारे क्लैन को ही सर्व करेगा और वो वांगसी का फॉलोवर है, तो उसकी जो सारी चीज़ है वो अल्टीमेटली वांग फैमिली पे उसका अधिकार है। इधर यार ये बात जब सियो के कानों में जाती है उसे काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि यार उसकी इज्जत का तो माँ बहन मतलब इन लोगों ने करके रख दिया था। और सियो अब कोर्ट से बोलता है मुझे इन वांग फैमिली वालों को तो मतलब सबक सिखाना ही होगा और मैं उन सब के सामने उनके डायमंड बैंड को जब तोड़ूंगा तब जाकर जो मेरी रेपुटेशन है थोड़ी मतलब सुधरेगी और सबको पता चलेगा कि कौन किसका बाप है और मैं किसी का सर्वेंट नहीं। फिलहाल जो सियो इधर होता है वो खुद को वांगसी के केव में जाकर बंद कर लेता है और इधर ये न्यूज़ आग की लिपटों की तरह पूरा अकेडमी में फैल जाती है कि वांगसी का फॉलोवर वो बंदा वांगसी के साथ उसी केव में बंद हो गया है। और यार आगे का जो था वो आप समझ सकते हो कि मतलब क्या ही तो मतलब मोटिव था। और खैर जो लोग होते हैं उनको तो बढ़ा चढ़कर बोलने की आदत होती है, तो ये जो बात होती है वो पूरे मतलब एकेडमी में जो वांग फैमिली की मतलब जो इज्जत होती है उसको पूरे अच्छी तरह से मतलब नमक मिर्च मसाला आकर जो मतलब बंदे होते हैं वो बात को फैला देते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।